हेलो। यस, बताओ बेटा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? यस और नो? मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? अरे भाई साहब, जोर से बोलो, यस और नो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एवरीथिंग इज ओके। गुड इवनिंग। चलिए, अच्छी बात है। तो आपने क्लियर, क्लियर। वेल, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लंबी सांस लो और कहो यस, पूरे दिल के साथ कहो। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने। तो इस बार जीएसटी में 40 पार, उसके नीचे आपको सोचना भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा प्री फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन 4.0, जिसमें आज जीएसटी का टॉपिक होगा। और जीएसटी का टॉपिक होगा टैक्स इनवॉइस एंड ई वे बिल। यस, आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। दोनों चार्ट बुक से कवर करने वाले हैं और ये टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल आपको अच्छे से करके जाना है। और मैं आपको कह दूं कि जैसे हमने कल रजिस्ट्रेशन चैप्टर जो है वो रिवाइज किया था, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको सच में वो पूरा रिवीजन अच्छा लगा तो आज के सेशन के पहले ही लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आज का सेशन भी बहुत अच्छा हो। ओके, तो चलो फटाफट। ओके, सेशन के पहले ही लाइक कर दो, तो आज भी हम बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ई वे बिल। तो थोड़ा सेशन लंबा चलेगा, अराउंड 1 आवर 40 मिनट्स का सेशन रहेगा। तो ये यूट्यूब पे सेव रहेगा। अगर आप अभी एक स्ट्रोक में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई पेंडिंग चीज़ें नहीं रखना चाहिए कोर्स में। अगर आपका कोई रीज़न की वजह से यस कुछ रह जाता है तो बाद में भी आप इसको देख सकते हो। तो क्या आप मेरे साथ जुड़े हो, यस और नो? मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ बेटा, मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल। मैं आपको बता दूं, टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल इसमें मतलब बिल्कुल भी अमेंडमेंट नहीं है। जहां तक देखा जाए ई वे बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं है, और टैक्स इनवॉइस की अगर हम बात करें तो एक छोटी सी अमेंडमेंट इसमें हुई है। ओके, तो टैक्स इनवॉइस में जो अमेंडमेंट हुई है वो है ई इनवॉइस की। सुनिए सभी ध्यान से, ई इनवॉइस की जो अमेंडमेंट हुई है, जिसमें एग्रीगेट टर्न और लिमिट जो है उन्होंने अब 5 करोड़ कर दी है। पहले वो ओके 1.5 साल पहले 20 करोड़ था, उसके बाद में वो 10 करोड़ हुआ। और अभी अगर 2017-18 से लेके अभी तक किसी भी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में, सुनना, 2017-18 से लेके अभी तक किसी भी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपने अगर 5 करोड़ क्रॉस कर दिया तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में ई इनवॉइस की प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएगी। बस इतनी सी अमेंडमेंट है। बाकी जो है टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल, इसमें कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों। ओके, तो चलिए यहाँ पे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आज का सेशन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये कहूँगा कि आज का रिवीजन होने के बाद डायरेक्टली आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, क्वेश्चन ले लेना। और क्वेश्चन के जो आरटीपी क्वेश्चन है और एग्जाम के क्वेश्चन है उसके ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस की कोशिश करना। मेरे क्वेश्चन के वीडियो जो है रजिस्ट्रेशन चैप्टर एज वेल एज इनवॉइस चैप्टर, ओके, ये कल इवनिंग तक अपलोड हो जाएंगे। ओके, तो वो जो है यहाँ पे वो क्वेश्चनियर्स की वीडियो आपको देखना है तो आप कल देख सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चनियर का ये सारा जो मैंने क्वेश्चनियर की प्लेलिस्ट, अमेंडमेंट्स, हमारा रैपिड रिवीजन की प्लेलिस्ट सभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलिएगा, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए, साथ साथ में अगर आपके पास मेरा चार्ट होगा या बुक होगी तो आपको मैंने क्यूआर कोड भी दिए, उसमें से आप प्लेलिस्ट यहाँ पे ले सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यस,
अब मैं आपको बता दूं ये 2 चैप्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, इसलिए ओके सिर्फ एक ही चेंज है जो मैंने आपको कह दिया, और वो चेंज है 5 करोड़ वाला। इसलिए ये जो अब रिवीजन जो मैंने ओके यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है जिसमें मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैंने रिवाइज किया हुआ है, ओके तो अब जो है मेरी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग इसके बाद स्टार्ट होगी और वो रिवीजन पूरा इसमें से करवाया जाएगा। इनवॉइस और ई बिल बहुत अच्छे से हम रिवाइज करेंगे। तो क्या आप रेडी हो? क्या आप रेडी हो? तो चलिए दोस्तों, फटाफट जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है फटाफट लाइक कर दीजिएगा। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिएगा सो दैट हम आगे का सेशन शुरुआत करेंगे। तो चलो 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 फटाफट यहाँ पे शुरू हो जाओ। तो चलिए, तो अब हम रिवाइज कर लेते बेटा। ओके, यहाँ पे जो इनवॉइस और ईवे बिल, यहाँ पे ध्यान से सुनना, हर बात केयरफुली सुनना। और मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि टैक्स इनवॉइस में अगर आपको नोट्स पढ़ने में दिक्कत जाती होगी, लेंदी लगती होगी, तो बस ये चार्ट अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से अच्छे से वही रिदम में, वही सीक्वेंस में, वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप ये चार्ट पढ़ लेना, साथ साथ में इसका क्वेश्चन खत्म कर देना। ओके, तो बस बॉस और क्या है। ओके, नाउ आ जाते हैं यहाँ पे इनवॉइस। तो इनवॉइस कैसे देना चाहिए? तो इनवॉइस नॉर्मल केस और सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में और सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में। वैसे इनवॉइस की प्रोविजन हमने टाइम ऑफ सप्लाई ये टॉपिक में भी देखी थी। ओके, पर दोनों के लिए इनवॉइस तो देखो गुड्स में। ओके, अब मैं पहले तो मैं यहाँ ये कर देता हूँ कि इनवॉइस की 4 सिचुएशंस गवर्नमेंट ने दी है। गवर्नमेंट कहती है कि हमने बिजनेस को एनालाइज किया है और बिजनेस को एनालाइज करने के बाद हमें पता चला कि बिजनेस के नेचर के हिसाब से टोटल 4 सिचुएशंस है और 4 सिचुएशंस में आपने किस तरह से इनवॉइस देना चाहिए। पहली सिचुएशन है नॉर्मल केस। नॉर्मली इंडिया के सारे सप्लायर ऑफ सर्विसेज ने इनवॉइस कैसे देना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, आई रिपीट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, तो वो सिचुएशन में इनवॉइस देने का तरीका थोड़ा अलग होगा। अगर अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे होगा तो वो सिचुएशन में अलग होगा, और अगर आपका सर्विस इन बिटवीन ही बंद हो गया होगा तो वो केस में ओके यहाँ पे अलग होगा। तो चलिए, सबसे पहले इनवॉइस के केस में आपके दिमाग में 4 सिचुएशंस आ जानी चाहिए, नॉर्मल, कंटिन्यूअस और यहाँ पे सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस और सेसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चलिए नॉर्मल केस में देख लेते हैं। नॉर्मल केस में गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर कोई सप्लायर ऑफ गुड्स है, क्योंकि ये आपको क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है कि वो गुड्स है या सर्विस है, और इसके लिए आपको शेड्यूल 2 और सेक्शन 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई ओके यहां हम जरूर देखेंगे। तो अब यहां जो है नॉर्मल केस में वो क्या कहते हैं, नॉर्मल केस में यहाँ पे ये कहते हैं कि इश्यू ऑफ इनवॉइस ऑन और बिफोर। ओके, ध्यान से देखिएगा, अगर नॉर्मल केस और गुड्स है, गुड्स में 2 टाइप के सप्लाई होते हैं, एक गुड्स में मूवमेंट है और एक गुड्स में मूवमेंट नहीं है। गुड्स में मूवमेंट मतलब क्या कि मैं आपको गुड्स डिलीवर कर रहा हूँ, आइदर सप्लायर मूव कर रहा है या रिसिपिएंट लेके जा रहा है। अगर गुड्स में मूवमेंट है तो ऑन और बिफोर ओके, ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ रिमूवल, ओके ऑन और बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल फॉर सप्लाई, एक वर्ड ऐड कर देना, फॉर सप्लाई, फॉर सप्लाई। ओके, मतलब आपने टैक्स इनवॉइस कब देना चाहिए, तो जब आप रिमूव कर रहे हो फॉर सप्लाई, ध्यान रखना, जब आप रिमूव कर रहे हो फॉर सप्लाई तब तक इनवॉइस दे देना चाहिए, उसके पहले भी दे सकते हो, पर फॉर सप्लाई मतलब क्या, मतलब अगर आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो, समझ लो आपकी ब्रांच को भेज रहे हो, आपकी ब्रांच सेम स्टेट में है ओके, और स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो, आपको ये पता होगा कि अगर आपकी ब्रांच सेम स्टेट में और सिंगल रजिस्ट्रेशन में है तो वो केस में टैक्स इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है, वहां ओके स्टॉक ट्रांसफर चालान रूल 55 चालान बनता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप रिमूव कर रहे हो, रिमूवल फॉर सप्लाई होगा, सप्लाई मतलब सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल होगा, ये वर्ड मत भूलना, रिमूवल फॉर सप्लाई होगा, उस वक्त आपको टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा या उसके पहले भी आप दे सकते हो। उसके बाद में इन अदर केस ओके, अब इन अदर केस मतलब कि गुड्स में मूवमेंट नहीं है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, गुड्स के मूवमेंट नहीं है,
मतलब एज सच बेचा जा रहा है। मैंने क्लास में बेंचेस का एग्जांपल दिया था कि भाई मैंने हॉल जो है, हॉल में बेंचेस पड़े थे और बाकी सब इक्विपमेंट्स थे, तो कोई दूसरा क्लासेस वाला आया, मैंने एज सच उसको दे दिया। या कोई भी मशीन है जो मूवेबल है पर फिक्स है एक जगह और एज सच दूसरे को बेच दिया, तो एज सच जिसमें मूवमेंट नहीं है पर वो गुड्स है, मूवेबल है पर हमने एज सच बेच दिया, तो वो केस में जब आप डिलीवरी दोगे या मेड अवेलेबल करवाओगे उस वक्त आपको यहाँ पे सप्लाई ओके या टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा। उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक छोटी सी अमेंडमेंट की और गवर्नमेंट ने एक पावर अपने पास रखी। लास्ट टाइम ही अमेंडमेंट हुई थी और ये अमेंडमेंट क्या, गवर्नमेंट कुछ कैटेगरी स्पेसिफाई कर सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस, specify category of services or supplies in respect of which tax invoice shall be issued within such time and in such a manner as prescribed। मतलब गवर्नमेंट ने ये जो है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज या सप्लाई नोटिफाई कर सकती है जिसमें इनवॉइस कब देना चाहिए ये गवर्नमेंट बताएगी। Subject to such condition and condition mentioned therein, specify the category in respect of any other document deemed to be tax invoice and tax invoice may not be issued। हाँ, तो गवर्नमेंट ने 3 पावर, अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन गवर्नमेंट ने 3 पावर अपने पास रखी। यस, कि भाई नॉर्मली तो सप्लाई जो है वो गुड्स का यहाँ पे जब मूवमेंट होगी और नहीं होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये 3 पावर्स अपने पास क्या रखी कि अगर कोई ऐसा नया ही सप्लाई, अजीबो गरीब सप्लाई हमारे सामने आ गया और ये जो अजीबो गरीब सप्लाई हमारे सामने आ गया और हमें समझ में आया कि जब गुड्स मूव होगा तब इनवॉइस देना पॉसिबल नहीं है, तो उसका टाइम हम अलग तरीके से बता सकते हैं बाय नोटिफिकेशन, लेकिन अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं है। या फिर ओके इनवॉइस के जगह दूसरा कोई डॉक्यूमेंट अगर बना सकते हो तो हम दूसरा डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई करेंगे। जैसे इन केस ऑफ मूवी के केस में अगर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म होगी तो टिकट ही आपका इनवॉइस बोला जाएगा। तो इस तरह से कोई अदर डॉक्यूमेंट होगे तो वो अदर डॉक्यूमेंट को ही हम इनवॉइस कह देंगे। ओके, या फिर हम कह देंगे कि चलो ये केस में टैक्स इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये गवर्नमेंट ने पावर रखा है लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में हो। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई ऑफ सर्विस? सर्विस होगा तो आपने इनवॉइस कब देना चाहिए? सर्विस होगा तो आपने इनवॉइस जो है ओके बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ओके, नॉर्मली 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस, यानी ऑन और बिफोर। ओके, ऑन और बिफोर मतलब पहले तो आप दे ही सकते हो, यानी अगर आप आज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप पहले भी दे सकते हो, ड्यूरिंग भी दे सकते हो, लेकिन सर्विस कंप्लीट होने के बाद आपको 30 दिन और अवेलेबल है और 30 दिन में आप कभी भी इनवॉइस दे सकते हो। ठीक है, देखो दोनों में क्या फर्क है। यहां पे रिमूवल तक इनवॉइस दे देना पड़ता है गुड्स के केस में, सर्विस में आपको नहीं। सर्विस में आपको 30 दिन मिलते हैं, यानी कंप्लीशन पे नहीं, 30 दिन भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, तब तक आप इनवॉइस कभी भी दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे लेकिन बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी होगी तो वो केस में 45 डेज का टाइम दिया गया है। आई रिपीट, वो केस में 45 डेज का टाइम दिया गया है, तो 30 डेज एंड 45 डेज। लेकिन बेटा यहाँ पे ओके ये थर्ड वाला पॉइंट जहां स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, ये मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। हो सकता है कि इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ ले। क्या? अगर इंश्योरेंस कंपनी होगी, बैंक होगी, एफआई होगा, एनबीएफसी होगा, टेलीकॉम सेक्टर ऐड किया है या अदर नोटिफाइड पर्सन, वह सर्विसेज प्रोवाइडेड टू डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी डीडीपी। मतलब क्या कि अगर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक्सेट्रा अपने ही ब्रांच को सर्विस देती है जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है, तो वो केस में हर ट्रांजैक्शन पर 30 दिन में इनवॉइस देना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक्स में एक में के ब्रांच में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। एग्जांपल के तौर पे एसबीआई ब्रांच फ्रॉम पुणे और एसबीआई ब्रांच फ्रॉम सूरत, तो अब एसबीआई दुनिया भर के ट्रांजैक्शन पूरे इंडिया में करती है, ब्रांच टू ब्रांच बिटवीन डीडीपी। तो वो केस में हर ट्रांजैक्शन पे इनवॉइस देना मतलब ये तो मर जाएंगे बेचारे। ओके, क्योंकि एसबीआई की तो 1000 से ज्यादा ब्रांचेस है पूरे इंडिया में, तो ये तो मर जाएंगे बेचारे। तो ऐसे केस में ओके इनको इनवॉइस कब देना है? ओके, व्हेन सप्लायर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और लास्ट डेट ऑफ क्वार्टर विच इज लेटर। मतलब क्या? मतलब हर ट्रांजैक्शन पे इनवॉइस ना देते हुए अगर इन ब्रांच ट्रांजैक्शन होगा तो वो केस में जिस दिन बुक्स में एंट्री करेंगे उस दिन, अगर बुक्स में एंट्री करेंगे उस दिन, पर क्वार्टर एंड में, और क्वार्टर एंड में सब सेटल कर देना पड़ेगा विच इज ओके सॉरी विच इज लेटर नहीं, विच इज अर्लियर। मतलब क्या? जनरली एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये क्वार्टरली सेटल करते हैं। मतलब समझ लो ओके पुणे एसबीआई ने सूरत एसबीआई को सर्विस दिया, तो ऐसे केस में जितने भी ट्रांजैक्शन पुणे एसबीआई टू सूरत एसबीआई होता है तो वो केस में ये सारे ट्रांजैक्शन जो है ओके वो यहाँ क्वार्टर के एंड में सेटल करते हैं। तो फिर ऐसे केस में ट्रांजैक्शन वाइज विद इन 30 डेज इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है। जो क्वार्टर
ओके एंड में जिस दिन सेटल होगा ओके उस दिन पूरा इनवॉइस एक साथ बना लिया तो भी चलेगा। लेकिन अगर क्वार्टर के एंड में सेटल होने के पहले अगर बुक एंट्री कर दिया जाए, यानी बुक एंट्री पहले कर दी तो फिर बुक एंट्री पे इनवॉइस जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। तो ये जो क्लॉज है, सी क्लॉज है, याद रखना, क्योंकि ये कुछ सेक्टर को ओके गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पेशली डीडीपी ट्रांजैक्शन हो गए तो वो सेक्टर के लिए इन्होंने क्वार्टर एंड या उसके पहले बुक एंट्री ओके विच एवर इज अर्लियर तो वहां से लिया जाएगा। चलिए वेरी गुड ओके, चलो फटाफट अटेंडेंस लगाओ, ये गलत बात है। आगे आप अगर ये रिवीजन कर रहे हो और यहाँ पे आप ये देख रहे हो तो फटाफट मुझे अटेंडेंस सबकी दिखनी चाहिए, अटेंडेंस सबकी दिखनी चाहिए, ठीक है। ओके चलिए, उसके बाद में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। फटाफट मैं 2 मिनट बाद देखूंगा, सबकी अटेंडेंस देखनी चाहिए मेरे को। ओके जो भी देख रहे हैं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, इसकी डेफिनेशन मैंने चार्ट में नहीं ली है शायद, वो डेफिनेशन आपने ओके स्टिकी नोट से अटैच कर देना, डेफिनेशन जो बुक में से लिख के मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, पर डेफिनेशन जो है ओके आपने अटैच कर देना। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स यानी क्या? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में ओके कंटिन्यूस और रिकरेंट बेसिस पे सप्लाई किया जा रहा है ओके, जहां रिसिपिएंट पीरियोडिकली पेमेंट कर रहा है, जहां पहला पॉइंट कंटिन्यूस और रिकरेंट बेसिस पे सप्लाई किया जा रहा है ओके, सप्लाई वो इलेक्ट्रिसिटी हो या कोई लिक्विड हो ओके, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी गैस और लिक्विड कुछ भी हो, तीसरा वो जिसमें पीरियोडिकल पेमेंट सामने वाला करने वाला है ओके, ये अगर सप्लाई होगा और एनी नोटिफाइड सप्लाई ऑफ द गवर्नमेंट उसे कंटिन्यूस सप्लाई बोला जाएगा। सिंपल वर्ड में ओके, जो गुड्स का सप्लाई जैसे गैस का सप्लाई है, उसके बाद में मैंने दूध वाले का एग्जांपल दिया था कि दूध वाला आपको सप्लाई कर रहा है, कंटिन्यूस बेसिस पे कर रहा है, उसके बाद में यहाँ पे कोई लिक्विड प्रोडक्ट है वो सप्लाई कर रहा है, तो जो भी यहाँ पे ओके चलो फटाफट ओके जो भी कनेक्टेड है ओके, मजा आएगा आपको रिवीजन में। अपनी यस लाइक करके अटेंडेंस लगाओ, लाइक करके अटेंडेंस लगाओ। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होगा ओके, तो ये सिचुएशन में यहां पे इनवॉइस देने का तरीका अलग होगा। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब जो कंटिन्यूस और रिकरेंट बेसिस पे सप्लाई किया जा रहा है, इट में भी इलेक्ट्रिसिटी, इट में भी ओके यहां पे थ्रू पाइपलाइन हो ओके, थ्रू पाइपलाइन हो, कंड्यूटर और वॉट एवर द एरिया ओके, वो मोड आप यूज कर रहे हो। और फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट रिसिपिएंट पीरियोडिकली पेमेंट कर रहा है या एनी नोटिफाइड गुड्स बाय सर्विस। हाँ, यहाँ पे 3 महीने का क्राइटेरिया नहीं है। अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होगी तो वहां 3 महीने का क्राइटेरिया, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने से ज्यादा होगा तो ही कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। गुड्स केस में ऐसा नहीं है, गुड्स के केस में 5 दिन होगा, 10 दिन होगा, 20 दिन होगा तो भी वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा ओके, ये हुई ना बात। तो ऐसे सिचुएशन में ओके कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो इनवॉइस क्या होगा? अब गवर्नमेंट ये मानती है कि अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो रिमूवल पे इनवॉइस देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा गैस की पाइपलाइन है ओके, गैस जा रहा है, कैसे रिमूव डिसाइड करें ओके, अरे रिमूव हुआ अभी इनवॉइस दो, अरे वो तो कंटिन्यूस रिमूव हो रहा है भाई, उसमें इनवॉइस देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उनके लिए एक सेपरेट क्राइटेरिया का, और उनके लिए क्या ओके क्राइटेरिया रखा है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में सप्लाई होना चाहिए। हाँ, एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में सप्लाई होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में ओके कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में अगर आप सक्सेसिव स्टेटमेंट या सक्सेसिव पेमेंट, आप जैसे दूध वाला मंथली जो है ओके आपको एक स्टेटमेंट बना के देता है ओके, या यहाँ पे न्यूज़पेपर वाला या फिर गैस का आपका मंथली स्टेटमेंट आता है, तो जिस दिन सक्सेसिव स्टेटमेंट बन रहा है या फिर सक्सेसिव पेमेंट, एक साथ पेमेंट आ रहा है, विच एवर इज अर्लियर ओके, तो यहाँ पे ऑन और बिफोर ओके आप इनवॉइस दे सकते हो। समझ लो आपका ओके यहाँ पे दूध वाला अगले महीने के 5 तारीख तक आपको स्टेटमेंट बना के देता है, तो वो 5 तारीख या उसके पहले कभी भी टैक्स इनवॉइस दे सकता है। ख्याल रखना, सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में सक्सेसिव स्टेटमेंट और सक्सेसिव पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर लिखना हो तो लिख दो, विच एवर इज अर्लियर ओके, तब आप टैक्स इनवॉइस दोगे। लेकिन सर्विस में क्या है? सर्विस में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस तभी बोला जाएगी अगर वो कंटिन्यूस और रिकरेंट बेसिस पे दिया, अंडर कॉन्ट्रैक्ट दिया और पीरियड 3 मंथ से ज्यादा है और पीरियोडिकल पेमेंट है और एनी सर्विस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। डेफिनेशन लिख लेना बेटा ओके, आपको काम आएगी। यहाँ स्टिकी नोट्स लगा के बाद में चार्ट में अगर प्रिंट आउट लिया होगा तो ऐसे सिचुएशन में वो केस में यहाँ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कही जाएगी। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखें
तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में इन्होंने इनवॉइस देने के 3 क्राइटेरिया रखे। कम ऑन यार, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के इनवॉइस देने के 3 क्राइटेरिया रखे हैं। पहला, ओके, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल मतलब ये क्या है, ये यहाँ पे ऐसा है कि समझ लो मेरा रेंटिंग एग्रीमेंट हुआ और रेंट एग्रीमेंट मेरा यहाँ पे ओके 11 महीने का हुआ है। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट मतलब पीरियड जो है 3 महीने से ज्यादा है। अगर पीरियड 3 महीने से ज्यादा है तो वो केस में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। अब वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा तो वो सिचुएशन में मैंने कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि हर महीने के 10 तारीख के अंदर मेरा टेनेंट, मेरा रिसिपिएंट पेमेंट करेगा। तो ये पेमेंट जो है वो रिसिपिएंट, अगर आपको लिखना है तो लिख देना कि डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट, और वो ड्यू डेट फिक्स है। मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट फिक्स की हुई है कि मेरा टेनेंट जो है वो 10 तारीख के अंदर मुझे पे करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में एज अ लैंडलॉर्ड मुझे कब तक इनवॉइस देना पड़ेगा? तो ऐसे केस में दोस्तों एज अ लैंडलॉर्ड मुझे इनवॉइस देना पड़ेगा, और वो इनवॉइस देना पड़ेगा 10 तारीख है उसके पहले, ऑन और बिफोर ओके 10 जो ड्यू डेट फिक्स की है, तो सच ड्यू डेट के पहले आपको वो इनवॉइस दे देना पड़ेगा। जैसे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साल भर का लिया हुआ है और आपने जो है यहां ड्यू डेट फिक्स की हुई है, तो वो ड्यू डेट जब भी आएगी ओके वो टू दैट एक्सटेंट जितना भी मैं सर्विस देता हूं या जितना भी मैं रेंट लेता हूं, वो केस में यहां पे उतने अमाउंट तक का इनवॉइस आपको ड्यू डेट के पहले इशू कर देना पड़ेगा, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल होगी। अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं होगी ओके जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कोई क्लास ले रहा हूं और क्लास 6 महीने का है, और 6 महीने क्लास कर लेते वक्त ओके स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने कहा कि सर ओके मैं पेमेंट कैसे करूं? मैंने खुद ओके कहा 3 इंस्टॉलमेंट होगी। ओके मैंने ओके पीरियोडिकल पेमेंट में ले रहा हूं एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मैं अपने इनवॉइस पे लिखूंगा कि आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट की डेट फिक्स नहीं किया। मतलब ओके कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं इंस्टॉलमेंट की डेट फिक्स कर रहा हूं कि देखो अभी आपको आज देना है, फिर 2 महीने बाद देना है, और डेट लिख कर दे दिया मैंने कि आपको यहाँ पे इस डेट को देना है। लेकिन ये केस में मैंने इंस्टॉलमेंट की डेट नहीं दिया, मैंने कहा कि देखो पोर्शन वाइज लूंगा ओके पर ड्यू डेट क्या होगी मुझे नहीं पता। तो अब ड्यू डेट नहीं पर 6 महीने के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट लेना है, तो ऐसे सिचुएशन में ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं होगी। आई रिपीट, ड्यू डेट अगर असर्टेनेबल नहीं होगी तो डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड यानी ओके जब भी स्टूडेंट मुझे पेमेंट लाके देगा उस दिन या उसके पहले मैं कभी भी टैक्स इनवॉइस दे सकता हूं। ओके डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ पेमेंट इक्वल्स टू डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट। ओके ये लिख देना, डेट ऑफ पेमेंट मतलब डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट, ये आप लिख सकते हो। ओके यहाँ पे और नेक्स्ट इवेंट फिक्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट। इवेंट फिक्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कि मतलब यहाँ पे बहुत सी बार जब कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस होता है तो पेमेंट इवेंट वाइज होता है। अब इवेंट वाइज कैसे होता है? जैसे ले लो कंस्ट्रक्शन सर्विस। ओके मैं कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा हूँ, आपको पूरा बिल्डिंग बांध के दे रहा हूँ। अब बिल्डिंग बांध के दे रहा हूँ, इसमें ड्यू डेट फिक्स नहीं है, पर मैंने इवेंट फिक्स किए। इवेंट फिक्स किए मतलब क्या? प्लिंथ पे इतना लूंगा, फर्स्ट फ्लोर पे इतना लूंगा, सेकंड फ्लोर पे इतना लूंगा, थर्ड फ्लोर पे जैसा जैसा मैं कंप्लीशन करूंगा उतना पैसा लूंगा। तो प्लिंथ पे मैं 30% लूंगा, फर्स्ट फ्लोर पे और 10% लूंगा, सेकंड फ्लोर पे और 10% लूंगा। तो अगर कोई कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है जैसे आर्किटेक्चर सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस, और उसमें इवेंट फिक्स किए हुए, आई रिपीट उसमें क्या इवेंट फिक्स किए हुए, तो जिस दिन वो इवेंट कंप्लीट हुआ, जैसे प्लिंथ कंप्लीट हुई और प्लिंथ पे मैंने कितना मांगा है 30%, तो मुझे 30% का इनवॉइस ओके लास्ट डे ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट यानी जिस दिन प्लिंथ कंप्लीट होगी उस दिन या उसके पहले मुझे वो इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। दोस्तों एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के जाना है। इस बार आपके एग्जाम में मैं इसके ऊपर केस स्टडी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो इस तरह से 3 इवेंट मैंने यहां पे दिए, समझा होगा तो कहिए यस यस। ओके एमजेड मजा आ गया। ओके यही स्पीड से हमारा चलेगा तो आपका रिस्पॉन्स मुझे समझेगा। और दोस्तों यहां पे जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है ओके फटाफट अपनी अटेंडेंस लगाओ, ऐसे मत करो, और अभी समझा होगा तो लाइक करो फटाफट। ओके और एमजेड टाइप करो, वेरी गुड, मजा आ गया। ओके उसके बाद में यहां पे नेक्स्ट हम बात करेंगे गुड सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। गुड सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस मतलब क्या? ओके जैसा आप सेल हो रहे हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बहुत बेसिक और डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल अपने क्लास में भी लिया था और मैं अभी भी ले रहा हूँ। शायद आपने नहीं देखा होगा लेकिन अभी किसी ने बचपन में जरूर देखा होगा कि यहाँ पे ओके सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में क्या होता है। सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया था जब मैं पढ़ाता था कि एक साड़ी वाला आज भी हमारे घर पे आता है। ओके मेरा नेटिव प्लेस जो महाराष्ट्र में अमरावती है तो यहाँ पे आज भी मेरे घर पे आता है। ओके वो पूरे अपने रिक्शा में आता है, रिक्शा मतलब ऑटो रिक्शा में आता है,
20 साल से आ रहा है हमारे घर में, और वो सब साड़ी लेके आ रहा है। ओके, यानी ऐसे साड़ी इसके गट्ठे बांध के आता था, फिर वो जो है ओके घर में बैठ जाता था। घर की सारी लेडीज, अरे मेरी मम्मी भाभी वगैरह सब, ओके बुआ वगैरह सब बैठ जाती थी उसके पास। वो सबको साड़ियाँ बता रहा है, जैसे आपने अमीर घराने में ज्वेलर्स वाले को देखा होगा, ऐसी मूवी में देखा होगा कि ज्वेलर्स आ गया घर पे बता रहा है। ओके, तो वो क्या है कि वो जब अपने वेयरहाउस से, ध्यान से इवेंट को ध्यान रखना, अपने वेयरहाउस से गुड्स को रिमूव करता था, और गुड्स को रिमूव करके घर पे आता था, और घर पे आकर वो सबको साड़ियाँ बता रहा है। ओके, अब वो साड़ियाँ बता रहा है तो वो ओके भाभी जी ये रख लो आप, ये अच्छी लगेगी, वो अच्छी लगेगी। अब मैं मेरे आज भी ओके भाई 2 महीने पहले की बात है, जब मैं अपने घर पे गया, ओके तो मेरे वाइफ को भी भाभी जी ये अच्छी लगेगी, भैया को तो मैंने बचपन से देखा है, ओके जहाँ तक है भैया मना नहीं करेंगे। तो अब वो क्या होता है कि वो भाभी जी अब ये रखो आप देखो, नहीं तो मैं लेके जाऊंगा, आप रखो तो देखो तो। और 1 2 ऐसे 10 साड़ी जमा हो गई भाभी जी के पास, और यहाँ पे उसने क्या वादा किया कि आप सिर्फ देखो, नहीं अच्छी लगी तो मैं वापस लेके जाऊंगा। यानी गुड्स सेल हो रहा है बट अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, मतलब अप्रूवल नहीं तो रिटर्न कर लूंगा। ऐसे केस में वो साड़ी वाला इनवॉइस कब बनाएगा? तो वो साड़ी वाला इनवॉइस कब बनाएगा? ओके यहाँ पे ध्यान सुनना, वो साड़ी वाला इनवॉइस कब बनाएगा? तो अब यहाँ पे साड़ी को मत देखो नालायको, वो देखो कि वो इवेंट क्या है जिस दिन उसने अपने वेयरहाउस से रिमूव किया। रिमूवल नहीं, ओके इसके केस में नॉर्मल रूल रिमूवल पे पॉसिबल ही नहीं है। वो कब बनाएगा? ओके जब यहाँ पे कस्टमर से अप्रूवल मिल जाएगा। अब ओके जब कस्टमर से अप्रूवल मिल जाएगा, ओके वो केस में उस दिन वो इनवॉइस बनाएगा। आप क्या लिखोगे? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रुक्टिफाइड और अप्रूव्ड बाय रिसिपिएंट। अगर 6 महीने के अंदर अप्रूव नहीं मिला, सुनो 6 महीने के अंदर अप्रूवल नहीं मिला फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, तो जिस दिन 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन, विच इज अर्लियर। अगर 6 महीने के अंदर अप्रूवल मिल गया तो जिस दिन अप्रूवल मिला उस दिन या उसके पहले इनवॉइस बना सकते हैं, या 6 महीने के अंदर अप्रूवल नहीं मिला फ्रॉम रिमूवल तो ओके जिस दिन 6 मंथ कंप्लीट हो गए उस दिन वो इनवॉइस बनाएगा। लेकिन ये जो क्राइटेरिया ओनली गुड्स के केस में अप्लीकेबल है, ये सर्विस के केस में अप्लीकेबल नहीं है। ओके ओनली गुड्स के केस में अप्लीकेबल होगा। उसके बाद में बेटा यहाँ पे सेसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेसेशन मतलब क्या? कभी कभी क्या होता है कि स्पेशली सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन बंद हो जाते हैं। जैसे मैं अभी मेरा एग्जांपल लेता हूँ, एक इंटीरियर डेकोरेटर था, ओके और मैंने अपने ऑफिस के लिए उसको लगाया। ओके हमारा कॉन्ट्रैक्ट समझ लो 1 लाख रुपए का डिसाइड हुआ, लेकिन उसने कुछ एक्टिविटी के बाद देखा कि यार वो सही ढंग से नहीं कर रहा है। ओके उसकी कुछ 20% एक्टिविटी हो गई थी, और 20% एक्टिविटी होने के बाद देखा कि वो सही ढंग से नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं यार तू नहीं मत कर। अब कॉन्ट्रैक्ट तो एक ओके यहाँ पे 1 लाख रुपए का हो गया था पूरा, लेकिन मैंने 20% सर्विस पर 23 ओके सीज कर दिया। मैंने कहा नहीं ओके आप तुझे नहीं करना है। अब आप वो उस इंटीरियर डेकोरेटर को देखो, वो इंटीरियर डेकोरेटर जो है यहाँ पे जहां तक देखा जाए उसने 20% का सर्विस कंप्लीट कर दिया था। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस जो इन बिटवीन सीज हो जाए तो टू दैट एक्सटेंड, यानी जितना उसने सर्विस दिया, कितना उसने सर्विस दिया 20% जो दिया है, ओके अगर उसने 20% सर्विस दिया है तो 20% सर्विस तक का उसको इनवॉइस देना पड़ेगा एट द टाइम व्हेन सर्विस इज सीज, यानी जिस दिन सीज कर दी उसी दिन इनवॉइस देना पड़ेगा। और वो इनवॉइस टू द एक्सटेंड ओके ऑफ सप्लाई मेड, ओके जितना सप्लाई किया उतने सप्लाई तक इनवॉइस देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों ये हमने अलग अलग सिचुएशंस देखी कि जहां इनवॉइस कैसे इशू किया जा सकता है, और सारी सिचुएशंस मैंने इसमें कवर कर ली। आपके लिए एक होमवर्क, स्टिकी नोट्स पे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेना और यहां अटैच कर देना। करोगे ना होमवर्क? बोलिए यस सर। ओके चलिए अब यहां पे कंटेंट ऑफ इनवॉइस एंड वाउचर। भाई मैं ये आपको कहूँ क्या? ओके कंटेंट ऑफ इनवॉइस और वाउचर एक बार पढ़ लेना। मतलब क्या आपके इनवॉइस में क्या होना चाहिए, मैं सबके नहीं दे रहा हूं, पर ये जरूर देख लेना कि भाई ओके नेम एड्रेस और जीएसटीएन सप्लायर का होना चाहिए, एचएसएन, उसके बाद में कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर सीरीज यानी इनवॉइस नंबर होने चाहिए, डेट ऑफ इश्यू होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस और जीएसटीएन ऑफ रिसिपिएंट, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है B2B ट्रांजेक्शन है तो उसका भी जीएसटीएन चाहिए। अदर डिटेल्स ऑफ अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट, मतलब अनरजिस्टर्ड होगा तो एटलीस्ट उसकी भी डिटेल्स होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, ये मैं मेरे तरफ से बोल रहा हूँ, अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो उसका एड्रेस भी और प्लेस ऑफ सप्लाई भी होना चाहिए। एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ओके टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी टैक्स रेट अलग से मेंशन होना चाहिए, अमाउंट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई भी होना चाहिए, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, ओके
अगर रिवर्स चार्ज होगा तो वो वहां पे एक ऑप्शन होना चाहिए, रिवर्स चार्ज होगा तो रिवर्स चार्ज पे टिक का ऑप्शन होना चाहिए कि भाई इसका टैक्स रिसिपिएंट देगा। और कि डिजिटल सिग्नेचर अगर रिक्वायर्ड होगी तो वो नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, क्विक क्यूआर कोड, ओके क्यूआर कोड भी यहाँ पे, ओके स्पेशली ई इनवॉइस के केस में क्यूआर कोड कंपलसरी है। और अगर आपका 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होगा तो वो सिचुएशन में अनरजिस्टर्ड को सप्लाई किया तो क्यूआर कोड ओके यहाँ पे जरूरी है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है और वो क्वेश्चन क्या आएगा, ओके कौन सी ऐसी केसेस है जहां टैक्स इनवॉइस नहीं भी दिया तो भी चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। एक बार फिर से, कौन सी ऐसी केसेस है जहां टैक्स इनवॉइस नहीं भी दिया तो भी चलेगा। ओके तो इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस, अगर आपका पर ट्रांजेक्शन, आई रिपीट, आपका पर ट्रांजेक्शन वैल्यू लेस देन 200 होगा, अगर आपका पर ट्रांजेक्शन वैल्यू लेस देन 200 होगा और सप्लाई B2B होगा, सप्लाई B2B होगा, तो वो केस में इनवॉइस तो देना पड़ेगा। मतलब B2B के केस में इनवॉइस देना पड़ेगा, क्यों ना, आपका ट्रांजैक्शन 150 रुपए का होगा। जैसे मेरी कंपनी कोई स्टेशनरी शॉप गई और मैंने कहा एक पेन देना, पेन 50 रुपए का हुआ, तो वो जो पेन 50 रुपए का होगा, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई मुझे कंपनी के नाम पे बिल चाहिए, तो वो ओके 50 रुपए का क्यों ना पेन होगा, वो कंपनी के नाम पे बिल होगा तो उसे मुझे GST देना पड़ेगा। ओके ओके ट्रांजेक्शन लेस देन 200 होगा। लेकिन ओके यहां पे B2C होगा, B2C होगा तो वो केस में ये देखो, मल्टीप्लेक्स होगा तो मल्टीप्लेक्स में टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा और आपका टैक्स इनवॉइस टिकट ही माना जाएगा अगर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन होगी तो। ओके अगर रिसिपिएंट टैक्स इनवॉइस मांगता है B2C के केस में तो वो केस में देना पड़ेगा। बस एक ही ऐसी केस है, एक ही ऐसी केस है यहां पे कि अगर यहां, यानी अगर आप ये लिखोगे, देखो अगर इनवॉइस वैल्यू लेस देन 200 है और आप ये सप्लाई कर रहे हो तो आपने टैक्स इनवॉइस नहीं भी दिया तो भी चलेगा, टैक्स इनवॉइस नहीं भी दिया चलो ही चलेगा। पर इसके 3 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन 3, पहला, अगर B2B ट्रांजैक्शन होगा तो देना पड़ेगा, मल्टीप्लेक्स होगा तो देना पड़ेगा, रिसिपिएंट टैक्स इनवॉइस चाहता होगा तो देना पड़ेगा, इवन इन केस ऑफ B2C ट्रांजैक्शन। तो आप पहली लाइन लिखोगे कि वैल्यू लेस देन 200 होगा तो इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है, टैक्स इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है। ओके लेकिन 3 एक्सेप्शंस है। उसके बाद में अगर आपने टैक्स इनवॉइस नहीं दिया होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन छोटे छोटे, बच्चा चॉकलेट मांगने आ गया, बच्चा स्टेशनरी मांगने आ गया, B2C ट्रांजैक्शन है, ओके, और वो यहाँ टैक्स इनवॉइस नहीं मांग रहा है, तो फिर अगर आपने टैक्स इनवॉइस नहीं दिया होगा तो एट द एंड ऑफ द डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एट द एंड ऑफ द डे आपको उसका एक कंसोलिडेटेड पूरे दिन का जितने भी आपने छोटे छोटे ट्रांजैक्शन किए B2C और उसमें आपने टैक्स इनवॉइस नहीं दिए, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक कंप्लीट इनवॉइस, ओके आपको एक कंप्लीट इनवॉइस बना के रखना पड़ेगा। ओके कंप्लीट इनवॉइस बना के रखना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। समझ लो मैंने सुबह 20 रुपए की चॉकलेट बेची, स्टेशनरी शॉप है, फिर एक पेंसिल बेची 5 रुपए की, फिर मैंने एक कस्टमर आया B2C, मैंने 10 रुपए का और कोई बेचा, ऐसे सारे ट्रांजेक्शन की टोटल का एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस आपको बना के रखना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अगर वैल्यू 200, अगर वैल्यू 200 है उससे जाता है तो फिर तो आपको B2B हो या B2C हो, आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने टैक्स इनवॉइस के कॉन्सेप्ट देखे। ओके गुड्स के केस में, सर्विस के केस में 200 रुपए से कम होगा तो वो भी देख लिया। चलो आ जाइए, मैनर ऑफ इशूइंग टैक्स इनवॉइस। आप टैक्स इनवॉइस कैसे दोगे, तो आप टैक्स इनवॉइस जो दोगे ये ट्रिप्लिकेट कॉपी में दोगे। जनरली सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, सुनिए, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो आप टैक्स इनवॉइस की 3 कॉपी बनाओगे, सर्विस होगा तो आप टैक्स इनवॉइस की 2 कॉपी बनाओगे। और टैक्स इनवॉइस की सारी डिटेल GSTR 1 में GSTR 1 में देना पड़ेगा। लेकिन कुछ केस में ई इनवॉइस कुछ केस में ई इनवॉइस आपको बनाना पड़ेगा और उसमें इनवॉइस रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा। अगर आप ई इनवॉइस बनाते हो तो फिर ये कॉपीज की जरूरत नहीं है। ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा मैं आपको ये समझा दूं। हाँ, ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा मैं आपको ये प्रोसीजर से समझा देता हूं। ओके इनवॉइस जो है अब आप खुद नहीं बनाओगे। एग्जांपल के तौर पे ये प्रोसीजर दिए इजीली समझने के लिए। सप्लायर है और रिसिपिएंट है और आप ई इनवॉइस के नोटिफाइड कैटेगरी में आते हो। सुनो, ई इनवॉइस के नोटिफाइड कैटेगरी में आते हो, ठीक है। सॉरी बेटा। तो ऐसे केस में ओके आपको
इनवॉइस के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके, क्योंकि ऐसे इनवॉइस के रजिस्ट्रेशन पोर्टल बना के रखे जिसको आईआरपी कहते हैं, ओके, ये पोर्टल पे जाके इनवॉइस बनाना पड़ेगा आपको। सारी डिटेल्स यहाँ पे स्कीमा आता है, ओके, तो आपको सारी डिटेल्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट डिटेल भी दे दो, आपको यहाँ पे वो स्कीमा में, ओके, आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो आपको एक्सेल अपलोड करनी पड़ेगी, स्कीमा में कंप्लीट करनी पड़ेगी, ओके, और वो सारी डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद, ओके, यहाँ पे आपका इनवॉइस वैलिडेशन होगा, क्यूआर कोड होगा, IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर, ओके, जो 64 कैरेक्टर का होगा, और क्यूआर कोड उस, ओके, वो जनरेट होगा। वो जनरेट होने के बाद आपको इनवॉइस की पीडीएफ कॉपी आ जाएगी। मतलब आप इनवॉइस नहीं बना रहे हो, आप इनवॉइस पोर्टल पे जाके इनवॉइस बना रहे हो, और वो जो इनवॉइस की पीडीएफ कॉपी आ गई वो आपने रिसिपिएंट को इशू किया तो भी चलेगा। इसका फायदा क्या होगा, अगर आप ई इनवॉइस बना रहे हो, ये नीचे वाले पेज पे दिख जाएगा आपको, नीचे वाले पेज पे लिया है मैंने ये चार्ट। अगर आप ई इनवॉइस बना रहे हो, ओके, जो कंपलसरी है नोटिफाइड केसेस में, सर ई इनवॉइस कब कंपलसरी है आगे हम देखेंगे। तो अगर आप ई इनवॉइस बना रहे हो तो ये सिचुएशन में यहां पे, ओके, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपका जीएसटीएन पोर्टल अलग है, ई इनवॉइस का पोर्टल अलग है, ई वे बिल का पोर्टल अलग है, ये तीन पोर्टल अलग अलग है। ई इनवॉइस, ओके, आईआरपी पे आपने जनरेट किया, पर ये जो आईआरपी पोर्टल है, ये डेटा जो उसने कैप्चर किया वो जीएसटीएन पोर्टल पे भेज देगा, वो ईवे बिल पोर्टल पे भेज देगा। जीएसटीएन पोर्टल पे जैसे ही भेज देगा, आपका जीएसटीआर1 आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो अपडेट हो जाएगा। ओके, ये अच्छी बात है। और ईवे बिल की भी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटो अपडेट हो जाएगी। तो ये ई इनवॉइस के फायदे भी है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट पे। ई इनवॉइस का मीनिंग जो है आपको 2 लाइन में सिंपल वे में लिखना है। Invoicing essentially involve reporting details of specified GST document to a government notified portal and obtaining a reference number। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ई इनवॉइस जो है, ये ई इनवॉइस यहाँ पे गवर्नमेंट पोर्टल से आपको इनवॉइस बना के लेना है, और वो गवर्नमेंट पोर्टल होता है आपका आईआरपी पोर्टल। और ये जो गवर्नमेंट पोर्टल होता है इसको आईआरपी पोर्टल कहते हैं, और इस आईआरपी पोर्टल से आपको अपना इनवॉइस करवा के लेना है। नेक्स्ट, इस बार जो अमेंडमेंट हुई है आपके अटेम्प्ट के लिए, तो ई इनवॉइस की लिमिट जो है इन्होंने चेंज की है। पहले ई इनवॉइस की लिमिट ओरिजिनली 20 था, ओके, मतलब यहाँ पे 1 साल पहले, फिर 10 हुआ, और आपको अभी अप्लीकेबल है यहाँ पे 5 करोड़ का लिमिट। मतलब अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर सिंस 17-18 यानी अगर 2017-18 से कभी भी, सुनिएगा, 2017-18 से कभी भी आपका अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़, नाउ अप्लीकेबल लिमिट इज 5 करोड़। तो अगर 2017-18 से कभी भी आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो गया होगा, तो वो केस में आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको सिर्फ प्रेसिडेंट ईयर नहीं लेना है, 2017 से लेके तो जब तक आपका करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं आता है, तब तक कोई भी फाइनेंशियल ईयर में आपने 5 करोड़ क्रॉस कर दिया होगा, तो आपका जो ई इनवॉइस लिमिट, आपको ई इनवॉइसिंग कंसेप्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अभी चार्ट में या मेरे एक्सप्लेनेशन में या कहीं नोट्स में या आपके पुराने नोट्स में 20 करोड़ या 10 करोड़ सुनते हो तो इग्नोर कर देना, और अप्लीकेबल लिमिट जो है वो आपके लिए, ओके, कितनी रहेगी बेटा, 5 करोड़ अप्लीकेबल होगी। डन, चलो, और इसको नोटिफाइड पर्सन माना जाएगा, यानी जिन्होंने ये लिमिट क्रॉस कर दी उनको नोटिफाइड पर्सन ये माना जाएगा। ठीक है, उसके बेटा बाद में यहां पे इनवॉइस पे आपको 64 कैरेक्टर का, ओके, IRN जनरेट करना पड़ेगा। एनी इनवॉइस विदाउट IRN, और आपने वो लिमिट जो क्रॉस कर दी, और वो क्रॉस करने के बाद, ओके, आपने, मतलब देखो, सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं देखना है,
अगर जैसा अभी आपका ईयर है, समझ लो एग्जाम्पल लो कि आपका करंट ईयर है 23-24, तो 23-24 में अगर इनवॉइस जरूरी है क्या, तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि मैंने 17-18 में, 18-19 में, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, ओके, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में अगर मैंने 20, ओके, यहाँ पे ये जो लिमिट है, सॉरी, ये जो नोटिफाइड लिमिट है, और ये नोटिफाइड लिमिट मैंने क्रॉस कर दी होगी किसी भी ईयर में, ओके, पिछले 5-6 साल में, तो मुझे इनवॉइस ये साल कंपलसरी हो जाएगा और मुझे IRN जनरेट करना पड़ेगा। ओके, और ये जो है लिमिट अब अपडेट कर दो, क्योंकि आपके अटेम्प्ट को ये लिमिट अप्लीकेबल है। अगर पुरानी लिमिट होगी तो स्क्रैच कर देना, और आपके अटेम्प्ट को अब ये नई लिमिट अप्लीकेबल है और ये लिमिट आप अपडेट कर दीजिएगा। देख रहे हो कितनी लिमिट है, यस और नो। चलिए, उसके बाद में यहां पे ओके, नेक्स्ट मैं कहूंगा डॉक्यूमेंट कवर्ड इन इनवॉइस, मतलब आपको इनवॉइस पोर्टल पे क्या आप इनवॉइस अपडेट कर सकते हो, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट भी आपको अपडेट करना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर नोटिफाइड लिमिट से ज्यादा है। ई इनवॉइस आपको सिर्फ B2B के केस में बनाने पड़ते हैं, सुनिए ध्यान से, ई इनवॉइस आपको सिर्फ B2B के केस में बनाने पड़ते हैं, B2C ट्रांजेक्शन में ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। या ओके, फॉर एक्सपोर्ट होगा, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, रजिस्टर्ड पर्सन होगा, एक्सपोर्ट भी होगा तो आपको इनवॉइस बनाने पड़ेंगे। ओके, B2B और एक्सपोर्ट। नाउ ओके, नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ इनवॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां इनवॉइस जरूरी नहीं है, B2C के ट्रांजेक्शन में इनवॉइस जरूरी नहीं है। अगर ISD, इनवॉइस इश्यूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ओके, ये कॉन्सेप्ट जो है ओके यहाँ पे फाइनल लेवल पे डिटेल में, अगर इनवॉइस इश्यूड बाय ISD होगा तो आपको इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बिल ऑफ एंट्री के केस में आपको इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, पर एक्सपोर्ट के केस में आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद में ई इनवॉइस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, रिवर चार्ज के केस में अगर 94 का रिवर चार्ज है, ओके, तो 93 का रिवर चार्ज है, व्हाट योर रेट में भी आपको रिवर चार्ज में, अगर देखो रिवर चार्ज में रिसिपिएंट को इनवॉइस बनाने पड़ते हैं, ओके, कुछ केस में रिसिपिएंट सेल्फ इनवॉइसिंग सिस्टम होता है, तो रिवर चार्ज में इनवॉइस बनेगा। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगी तो नहीं, बाकी सारे रिवर चार्ज में आपका इनवॉइस बनेगा। डन, ओके। उसके बाद में एग्जम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइस, ओके, ई इनवॉइस किसको किसको लागू नहीं होगा, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना। ओके, तो ई इनवॉइस कब कब लागू होगा, तो ई इनवॉइस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्पेशल इकोनॉमिक, इन लोगों को एग्जम्पशन है फ्रॉम इनवॉइस। कौन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये इनवॉइस नहीं बनाएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, FI, NBFC, ये इनवॉइस नहीं बनाएंगे। ओके, GTA इनवॉइस नहीं बनाएगा। ओके, उसके बाद में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में बसेस वगैरह जो टिकट होगी वो इनवॉइस नहीं बनाएंगे, और सिनेमेटोग्राफिक फिल्म में जो आपको टिकट मिलती है वो इनवॉइस नहीं बनाएंगे। इनको इनवॉइस लागू नहीं होगा। बस बेटा इतना अच्छे से पढ़ के जाना, इनवॉइस का मैंने सब कुछ इसमें कवर कर लिया है, इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। डन, ओके। अब आते इनवॉइस, मैं पूरा इनवॉइस के बारे में पढ़ा रहा हूं। इनवॉइस नॉर्मल 200 रुपए का, उसके बाद में कॉपीज, उसके बाद में ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट। ओके, हाँ, और एक बात कह दूं, ई इनवॉइस अगर आप जनरेट कर रहे हो पोर्टल के थ्रू तो आपको ट्रिप्लिकेट या डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनानी पड़ेगी। ओके, अब रिवाइज इनवॉइस। ओके, रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या है? रिवाइज टैक्स इनवॉइस में आपको बता दूं कि इफ यू लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब समझ लो आज आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख क्रॉस हो गया है, और 10, 20 और 40 लाख आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस होने के बाद यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, या फिर सेक्शन 24 में आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में आ गए। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में आगे मतलब आपने इंटरस्टेट आउटवर्ड्स अप्लाई कर दिया, आपने यहाँ पे CTP, NRTP या रिवर चार्ज वॉट एवर इट में भी, तो आपने जो है ओके मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में आ गए। तो वो केस में ओके आज अगर आप लायबल होते हो तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि 30 दिन में आपने अप्लाई कर देना चाहिए, और जब आप अप्लाई करोगे उसके बाद RC आएगी। तो देखो आज मैं लायबल हो गया, मतलब आज से मेरे को GST लायबिलिटी आ जाएगी। मतलब क्या? मतलब आज से मुझे कस्टमर को GST पास ऑन करना पड़ेगा, लेकिन मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाई करने के बाद RC आएगी, तो RC आने के बाद ही मैं इनवॉइस दे सकता हूं। तो ऐसे सिचुएशन में जिस दिन मैं लायबल हुआ वहां से जब तक मेरी RC नहीं आती है तो वो पीरियड में मैं टैक्स इनवॉइस दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता टैक्स इनवॉइस? क्योंकि वो पीरियड में मेरे पास GST नहीं है, मेरा GST नंबर नहीं है। तो वो पीरियड में ध्यान से सुनिएगा, वो पीरियड में मैं अपने नॉर्मल जो इनवॉइस है वो दे सकता हूं। लेकिन जैसे ही मेरी RC आ गई,
जैसे ही मेरी आरसी आ गई तो इस पीरियड के B2B इनवॉइसेस, आई रिपीट B2B इनवॉइसेस, ईच इनवॉइस मुझे ओके आरसी आने के बाद उसके आगे एक महीने में ये पुराने इनवॉइस जो जब से मैं लायबल हुआ ये पुराने इनवॉइस जो है आपको ओके रिवाइज करके देने पड़ेंगे। जब भी रिवाइज इनवॉइस का शॉर्ट नोट पूछा तो ये सिंपली मत लिखना कि जस्ट इनवॉइस रिवाइज कर दिया तो उसे रिवाइज इनवॉइस बोलेंगे, ओके उसे रिवाइज इनवॉइस बोलेंगे, ऐसा नहीं है। रिवाइज इनवॉइस मतलब क्या कि जिस दिन आरसी आई तो ये जब मैं लायबल हुआ वहां से आरसी तक के इनवॉइस मुझे आगे के एक महीने में ये सारे इनवॉइस कस्टमर को यहां पे रिवाइज करके देने पड़ेंगे। तो देखिए वो क्या कहते हैं, रिवाइज फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ आरसी विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ आरसी। कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, रजिस्टर्ड पर्सन में इशू कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई मेड टू अ रिसिपिएंट हु इज नॉट रजिस्टर्ड मतलब क्या कि जो B2C ट्रांजैक्शन है, B2C ट्रांजैक्शन के केस में वो कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकता है। और इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई वेयर वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट एक्सीड्स 2,50,000 टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। थोड़ा चार्ट में इसको अच्छे समझते हैं, रिवाइज टैक्स इनवॉइस अगर ट्रांजैक्शन B2B है वो इंट्रा हो या इंटर हो, कम ऑन, अगर ट्रांजैक्शन B2B है और वो इंट्रा हो या इंटर हो, ओके आपको हर इनवॉइस जो वो पीरियड का है जब से आप लायबल थे टिल द आरसी, हर इनवॉइस आपको रिवाइज करके देना है, ईच इनवॉइस रिवाइज करके देना है। B2C होगा तो B2C होगा, अगर आपने अनरजिस्टर्ड को दिया होगा, इंट्रा स्टेट होगा तो हर इनवॉइस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। उस पीरियड में आपने जितने भी सेल किया होगा, कब से, जब आप लायबल हुए टिल GST, उस पीरियड का कंसोलिडेटेड इनवॉइस भी बनाया तो भी चलेगा। ओके मतलब सारे ट्रांजैक्शन का समझ लो, ओके 12% रेट वाला जितने भी गुड्स बेचे उसका एक इनवॉइस, उसके बाद में ओके 5% वाला जितने भी गुड्स बेचे उसके इनवॉइस, तो आपने कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस बनाया तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने B2C ट्रांजैक्शन किया होगा तो वो केस में इंटरस्टेट किया होगा तो सप्लाई अप टू 2.5 लाख होगा इंटरस्टेट में, तो वो केस में कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस चलते हैं। लेकिन आपकी सप्लाई की वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज्यादा होगी कोई पर्टिकुलर स्टेट में, कोई पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे मैंने गुजरात में बेचा माल और गुजरात में ही मेरी सप्लाई की वैल्यू 2.5 के ज्यादा है, तो फिर मुझे ईच इनवॉइस रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि उस इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है। आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नालायक हो, ओके रिवीजन कर रहे हो आप, वो भी रैपिड रिवीजन कर रहे हो। ओके नेक्स्ट बेटा बिल ऑफ सप्लाई, ये हमने देख लिया रिवाइज इनवॉइस, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है रिवाइज इनवॉइस पे। ओके बेटा देखो रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस और रिटर्न, ये चैप्टर के मार्क्स मत छोड़ना, बहुत ईजी चैप्टर है और अभी आप मेरे साथ रिवाइज कर रहे हो। अच्छे समझ में आ रहा है, मुझे बताइए अच्छे समझ में आ रहा है, यस और नो, बोलो अच्छे से समझ में आ रहा है, यस और नो, सभी मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाए। ओके यस सर, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। और क्या नालायक को अटेंडेंस नहीं लगाई, अटेंडेंस लगाओ जो भी कनेक्टेड है लाइक करके, वेरी गुड। चलिए अब बिल ऑफ सप्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट, बिल ऑफ सप्लाई कब देना पड़ता है ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक होता है टैक्स इनवॉइस और एक होता है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई आपको 3 केसेस में देना है। ओके अगर आपका सप्लाई एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट इंक्लूड्स नील रेट, अगर आपका सप्लाई एग्जम्प्ट है या नील रेट है गुड्स और सर्विस का, तो वहां बिल ऑफ सप्लाई देना है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है, तो वहां आपको बिल ऑफ सप्लाई देना है। ख्याल रहे ऐसा सप्लाई जिसमें GST नहीं लगाना है, एग्जम्प्ट या कंपोजिशन स्कीम, तो वह बिल ऑफ सप्लाई देना है। अब क्या स्टूडेंट यहां मिस्टेक क्या करते हैं, स्टूडेंट ये सब सोचते हैं कि भाई कंपोजिशन स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई आता है। नहीं भाई नहीं, कंपोजिशन स्कीम में नहीं, बिल ऑफ सप्लाई आपका अगर एग्जम्प्ट सप्लाई भी होगा तो भी आपको बिल ऑफ सप्लाई देना है। उसके बाद में एक्सपोर्ट इनवॉइस, उसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट के केस में आपको 2 चीजें लिखनी पड़ती है, और वो कौन सी 2 चीजें लिखनी पड़ती है। ओके सप्लाई मीन फॉर एक्सपोर्ट, सप्लाई टू SEZ, सप्लाई टू SEZ डेवलपर, ओके या ऑथराइज ऑपरेशन, मतलब आपको
आपको ऐसा इनवॉइस पे लिखना पड़ता है कि ये सप्लाई एक्सपोर्ट के लिए या एसईजेड के लिए, एसईजेड डेवलपर के लिए, ओके, ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, आप उसके ऊपर आईजीएसटी दे रहे हो, या फिर ओके ये जो सप्लाई कर रहे हो अंडर बॉन्ड, आपके तो आपको अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना पड़ता है। ओके, अगर यहाँ पे सीए फाइनल के स्टूडेंट देख रहे होगे तो ये विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और विथ बॉन्ड हमने बहुत डिटेल में देखा था अंडर आईजीएसटी एक्ट। ओके, इंटर में आईजीएसटी एक्ट नहीं है पर फाइनल लेवल पे आईजीएसटी एक्ट जो है ओके उसमें हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में देखा है इस बात को। यस और नो? क्लियर? ओके, उसके बाद में कुछ एडिशनल डिटेल आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस में देनी पड़ती है, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट क्योंकि वो अदर कंट्री का है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, नेम ऑफ कंट्री, कौन से कंट्री में जा रहा है वो आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी पड़ती है। अब लास्ट वाला पार्ट भी एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, और लास्ट वाला पार्ट क्या एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा कि अगर बंदा टैक्सेबल और एग्जाम दोनों सप्लाई कर रहा है, जैसे मेरी किराना शॉप है, किराना शॉप में आपने 50 आइटम्स लिए मेरे से, या आप बिग बाजार में आए और बिग बाजार से आपने 50 आइटम्स लिए, अब इसमें कुछ आइटम्स जो है वो एग्जाम्प्ट है, कुछ टैक्सेबल है, तो क्या मैं एग्जाम्प्ट के अलग बनाऊं, टैक्सेबल के अलग बनाऊं? क्यों? क्योंकि एग्जाम्प्ट को बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ता है और टैक्सेबल को टैक्स इनवॉइस देना पड़ता है, तो क्या मैं अलग अलग बनाऊं? नहीं, आप कंबाइन बिल बना सकते हो, और पर उसका नाम होगा, टाइटल होगा इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, यानी आप ऊपर टाइटल दे दो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, जिसमें ओके एग्जाम आइटम और टैक्सेबल आइटम दोनों के एक ही बिल में दिया तो भी चलेगा, लेकिन आपको टाइटल देना पड़ेगा इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये देखा हमने इनवॉइस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट एक ही पेज में। नॉर्मली इनवॉइस कैसे देना चाहिए, 200 का इनवॉइस कैसा होना चाहिए, ई इनवॉइस कैसे होना चाहिए, रिवाइज इनवॉइस कैसे होना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई कैसे होना चाहिए, एक्सपोर्ट इनवॉइस कैसे होना चाहिए, कंबाइन एग्जाम टैक्सेबल होगा तो आपका इनवॉइस कैसे होना चाहिए, और क्या चाहिए यार, मैंने सब तो कवर कर लिया। यहाँ पे देखो फटाफट यहाँ पे, और अब नीचे आ जाओ, ई इनवॉइस, ई इनवॉइस की प्रोसेस हमने देखी। ओके, अब एचएसएन, एचएसएन एक कोड होता है जो गुड्स को दिया जाता है, एचएसएन कोड। तो यहां पे अब ये देख लो, एचएसएन कोड आपको अपने इनवॉइस में कब देना पड़ता है, इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। एचएसएन कोड आपको इनवॉइस में कब देना पड़ता है? ठीक है, ओके, ये देखो, सब अगर आपका सप्लाई B2C होगा और B2B होगा, तो अगर आपका सप्लाई B2B होगा तो आपको मैंडेटरीली टू मेंशन एचएसएन इन इनवॉइस, इनवॉइस में एचएसएन देना ही पड़ेगा, अब मैंडेटरी हो गया। अगर ट्रांजैक्शन B2B होगा तो आपको एचएसएन देना ही पड़ेगा। अब इसमें भी क्या है, इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 CR होगा तो 4 डिजिट का एचएसएन देना है, और अगर एग्रीगेट टर्नओवर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5 CR होगा तो आपको 6 डिजिट का एचएसएन देना है, 6 डिजिट का एचएसएन देना है। क्लियर? यस और नो? ओके, पहली बात तो अगर ट्रांजैक्शन B2B होगा तो आपको एचएसएन अब इनवॉइस में मेंशन करना ही पड़ेगा, वो प्रोडक्ट कोड होता है। ओके, बस 4 डिजिट का देना है या 6 डिजिट का देना है, तो यहां आपको आपका एग्रीगेट टर्न और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या है उसके बेस पर। ट्रांजैक्शन B2C होगा, इफ एग्रीगेट टर्न ऑफ सप्लाई इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 5 CR तो एचएसएन देने की जरूरत नहीं है, पर मोर देन 5 CR होगा पिछले साल में आपका एग्रीगेट टर्नओवर तो आपको ओके एक मिनट, यहां गड़बड़ होगी बेटा, यहां पे नीड टू मेंशन एचएसएन ऑफ 6 डिजिट, यहां ऐसा चाहिए, नो नहीं चाहिए। इफ एग्रीगेट टर्न ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इज मोर देन 5 CR नीड टू मेंशन एचएसएन ऑफ 6 डिजिट। ठीक है, 6 डिजिट का हुआ, गलती से नो आया है वो स्क्रैच कर देना। ओके, तो ये केस में हमने एचएसएन देखा। चलो वाउचर, वाउचर में आ जाते हैं, यहां पे वाउचर्स में आ जाते हैं। अब देखो हमारे इनवॉइस के रिलेटेड सारी चीजें हो गई, ये पूरा इनवॉइस था, टैक्स इनवॉइस, अलग अलग टाइप के इनवॉइसेस,
ई इनवॉइस कैसे जनरेट होगा, इनवॉइस में HSN कैसे होगा, इनवॉइस में QR कोड कब होगा, ये सब कुछ हमने देख लिया। ठीक है, ये सब कुछ हमने देखा। आपके चार्ट में 50 होगा तो 20 कर देना, अभी बार बार मत पूछो यार। ओके, आपके चार्ट में 50 होगा तो ये 20 CR कर देना। ई इनवॉइस अब 50 पे नहीं 20 पे हो गया आपके अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, तो 50 होगा तो 20 कर देना इसको। ठीक है, चलिए चलिए अब आते हैं बेटा वाउचर्स पे। वाउचर भी एक फॉर्मेलिटी है जो GST में दी गई है। 3 टाइप के आपके वाउचर होते हैं, तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। पहला लेता हूं आपका रिसीव वाउचर। रिसीव वाउचर मतलब एडवांस। देखिए, जब आपको एडवांस मिलता है तो वो सप्लाई माना जाता है, और टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से अगर आपको एडवांस गुड्स का मिलता है तो GST देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन 66/2017 आ जाता है। और नोटिफिकेशन 66/2017 कहता है कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो एडवांस पे GST नहीं देना पड़ेगा, इनवॉइस पे ही देना पड़ेगा, या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस पे ही देना पड़ेगा। इवन दो एडवांस पे GST नहीं होगा, लेकिन आपको गुड्स का एडवांस मिले या सर्विस का एडवांस मिले, आपको उसका एक कवरिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ता है एज पर GST लॉ। और वो कवरिंग डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है क्या बेटा, तो वो है रिसीव वाउचर। दूसरी बात सर्विस है, तो सर्विस पे तो एडवांस पे भी GST आता है, तो उसका कवरिंग वाउचर होना ही जरूरी है। तो इन सिंपल वर्ड, गुड्स हो या सर्विस हो, आपको रिसीव वाउचर देने पड़ेंगे। और एडवांस, ये स्पेशली जब एडवांस मिलता है, ओके, वो एडवांस के केस में देने पड़ते हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर अगेन MCQ क्वेश्चन आ सकता है। क्या, अगर जब आपको एडवांस मिल रहा है और रेट ऑफ टैक्स या नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइनेबल, समझ लो ओके, किसी की यहाँ शादी है और मेरी किराना शॉप है, और मेरी किराना शॉप है, उसने मेरे पास आया कि सर हमारे यहाँ एक इवेंट है, शादी है, आपके यहाँ से 5 लाख का माल खरीदना है। मैंने कहा अच्छी बात है, 5 लाख का माल वो खरीदने वाला है। उसने कहा कि यार मेरे यहाँ से 2-3 बंदे आएंगे, उनको रोकना मत, वो जो भी जरूरत होगी वो दे देना उनको। ओके, ये 5 लाख रुपए का माल, और उसने मेरे को 3 लाख रुपए का एडवांस दे दिया। अब वो 3 लाख, लेकिन वो जो है मेरे यहाँ से कोई 1-2 आइटम नहीं ले जाने वाला है, मेरे यहाँ से 10 आइटम लेके जाने वाला है। 10 आइटम में अलग अलग रेट के हैं, कोई यहाँ पे 5% है, कोई 12% है, लेकिन उसने मुझे एक लमसम एडवांस दे दिया। अब चलो ये गुड्स का इसलिए GST नहीं आएगा, सर्विस का ले लेते हैं भाई। तो मेरी कैटरिंग सर्विस है, ओके, प्लस मैं शादी के लिए यूटेंसिल्स भी और अलग अलग इक्विपमेंट रेंट पे देता हूँ। तो अब क्या हुआ कि अब मैं कैटरिंग भी देता हूँ, यूटेंसिल भी रेंट पे देता हूँ, डेकोरेशन सर्विस भी देता हूँ। ओके, तो उसने मेरे 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें से 2 लाख रुपए मुझे दे दिए। पर ये 2 लाख रुपए में कैटरिंग का क्या, डेकोरेशन का क्या, इसका क्या, मुझे नहीं पता कि किसका कितना दिया, लमसम 2 लाख रुपए दे दिए। तो जब आपको एडवांस मिलता है और एडवांस में आप मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हो, ओके, मल्टीपल गुड्स दे रहे हो, पर गुड्स के केस में एडवांस का इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि टीओएस आता नहीं, इसलिए मैं गुड्स का एग्जांपल लेके कोई फायदा भी नहीं है। मैं एग्जांपल जो लूंगा तो बेटा यहाँ पे सर्विस का ही लूंगा। ओके, एग्जाम्पल लूंगा तो सर्विस का ही लूंगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो है सर्विस, जो है मैं सर्विस, ओके, मल्टीपल सर्विस दे रहा हूँ और एडवांस लमसम आया है। मुझे नहीं पता कि क्या रेट लगाओ, क्योंकि अलग अलग रेट है। मुझे नहीं पता यहाँ पे कि मेरा नेचर क्या होगा, मेरा नेचर ऑफ सप्लाई इंट्रा होगा या इंटरस्टेट होगा, कुछ भी नहीं पता। तो लॉ क्या कहता है, जब आपको कुछ नहीं पता तो हम आएंगे, वो कहते हैं कि अगर रेट नहीं पता, एडवांस मिला और कौन सा रेट लगाना नहीं पता, तो आप फ्लैट 18% से एडवांस पर टैक्स लगा दो। फ्लैट 18% से बात खत्म। ओके, बात खत्म। और आपको नेचर नहीं पता तो सबको इंटरस्टेट बोल दो,
सबको इंटरस्टेट बोल दो। ओके, इसमें अनड्यू हार्डशिप होती है, कैसे होती है मैं उसके लिए डिस्कस नहीं करूंगा, बस आप 2 लाइन याद रखना। जब भी एडवांस मिल रहा है, रेट नहीं पता तो फ्लैट 18% से लगा दो, और अगर नेचर नहीं पता तो आप इंटरस्टेट उसको ट्रीट कर दो। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ये था रिगार्डिंग टू रिसीव वाउचर। सेकंड आपको सवाल आता है रिफंड वाउचर। ये रिफंड वाउचर कॉन्सेप्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। भाई पहले मैं डायग्राम में समझा देता हूं। ओके, पहले मैं डायग्राम में समझा देता हूं कि सप्लायर है और रिसिपिएंट है। सप्लायर को एडवांस मिला, स्टेप नंबर 1, उसको एडवांस मिला। ओके, एडवांस का उसने रिसीव वाउचर दिया, स्टेप नंबर 2। लेकिन एडवांस मिला, रिसीव वाउचर भी दिया, लेकिन भाई ओके मेरी बैच है, मैंने बैच अनाउंस किया, मुझे 1 लाख रुपए फीस एडवांस में मिल गई प्लस जीएसटी, 1,18,000 रुपए मिल गया। अब सर्विस है और सर्विस से एडवांस मिला है मुझे, तो ये एडवांस का मुझे टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ये एडवांस का टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। पर ना मैंने सप्लाई किया ना मैंने इनवॉइस दिया, मतलब मेरा बैच कैंसिल हो गया। सप्लाई भी नहीं किया, इनवॉइस भी नहीं दिया, सिर्फ रिसीव वाउचर दिया है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि सप्लायर जब पैसा स्टूडेंट को वापस करेगा तो उसका एक रिफंड वाउचर बनाएगा, और रिफंड वाउचर में जो उसने फीस ली 1,18,000 रुपए, वो पूरा रिफंड करके उसका वाउचर बनाएगा। इसका फायदा क्या? इसका फायदा है कि रिफंड वाउचर जो मंथ में आपने बनाया, वो मंथ में जो ऑलरेडी एडवांस पे जीएसटी दिया होगा, वो जीएसटी का आपको एडजस्टमेंट मिल जाता है इन द मंथ ऑफ रिफंड वाउचर। मतलब रिफंड वाउचर के केस में ओके सॉरी एडजस्टमेंट मतलब आपको रिफंड वाउचर का उतना क्रेडिट आपको रिफंड दे दिया जाता है। जीएसटी का क्रेडिट भी नहीं, सीधा सीधा आपको रिफंड दे दिया जाता है। रिफंड वाउचर का आपको गवर्नमेंट रिफंड दे देती है क्योंकि आपने एडवांस पे जीएसटी दिया हुआ है। एक बार फिर से, एडवांस मिला, मैंने उसको रिसीव वाउचर दिया, सप्लाई कैंसिल हो गया, सप्लाई कैंसिल हो गया और इनवॉइस भी यहां पे नहीं दिया गया, तो उसका रिफंड वाउचर बनेगा और रिफंड वाउचर देके मैं गवर्नमेंट से उसका रिफंड ले लूंगा, रिफंड ले लूंगा। तो देखो यहां पे ओके स्टेप देखना, व्हेन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट रिसीव्ड, जिसका रिसीव वाउचर दे दिया गया है और मैंने दोनों इवेंट सप्लाई भी नहीं किया एंड मैंने उसका इनवॉइस भी नहीं दिया, तो मैं उसका रिफंड वाउचर दूंगा। इसमें क्लैरिफिकेशन है जो मैंने चार्ट फॉर्म में ले लिया है। व्हेन टू इशू रिफंड वाउचर, रिफंड वाउचर कब देना चाहिए? पहला, सप्लाई इज मेड बट नो इनवॉइस इज गिवन, बट सप्लाई कर दिया है, सप्लाई कर दिया है तो ये केस में रिफंड वाउचर नहीं जाएगा और वो केस में जीएसटी आएगा। जब दोनों चीजें नहीं होगी, दोनों नहीं होगी मतलब सप्लाई भी नहीं किया और इनवॉइस भी नहीं दिया, तो फिर रिफंड वाउचर आता है। पर आपने सप्लाई कर दिया और इनवॉइस नहीं भी दिया होगा पर सप्लाई कर दिया तो रिफंड वाउचर नहीं जाएगा, मतलब आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इनवॉइस इज मेड बट नो सप्लाई इज डन, इनवॉइस दे दिया तो रिफंड वाउचर भी नहीं जाएगा। हाँ, ये केस में आप आगे क्रेडिट नोट कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा, क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, ये केस में आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो पर रिफंड वाउचर नहीं दे सकते हो। अगर इनवॉइस दे दिया और सप्लाई नहीं किया तो रिफंड वाउचर नहीं जाएगा, उसकी क्रेडिट नोट जा सकती है। थर्ड, सप्लाई इज नॉट मेड एंड ऑल्सो इनवॉइस इज नॉट इशूड, दोनों कंडीशन, सप्लाई भी नहीं किया और इनवॉइस भी नहीं दिया तो फिर वो रिफंड वाउचर दोगे और आपने जो एडवांस पे जीएसटी दिया है, ओके आपने जो एडवांस पे जीएसटी दिया है उसका आपको रिफंड गवर्नमेंट दे देगी। ओके, ये बहुत अच्छा एनालिसिस है कि रिफंड वाउचर कब जाएगा। ये समझाया नहीं समझा? बताइए बेटा, बोलो फटाफट, समझाया नहीं समझा? मतलब दोनों इवेंट होना जरूरी है रिफंड वाउचर के लिए। आपने सप्लाई भी नहीं किया और टैक्स इनवॉइस भी नहीं दिया। समझाया नहीं समझा? फटाफट बताओ, समझाया नहीं समझा? फटाफट बताओ। अब आ जाइए आप तीसरे, पेमेंट वाउचर, पेमेंट चालान कहो या पेमेंट वाउचर कहो। देखो अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को याद रखना, सप्लायर है और रिसिपिएंट है और आपका सप्लाई रिवर्स चार्ज में है। ओके, आपका सप्लाई रिवर्स चार्ज में, आरसीएम में है। ओके, आई रिपीट, सप्लायर और रिसिपिएंट और आपका सप्लाई रिवर्स चार्ज में है। डन? सॉरी बेटा। ओके, आपका सप्लाई रिवर्स चार्ज में है, तो ऐसे केस में रिसिपिएंट को टैक्स देना है। अब लॉ क्या कहता है? अब लॉ ये कहता है, यहां ध्यान से सुनो,
अगर सप्लायर रजिस्टर्ड होगा, दो ऑप्शन है यहां पे, ठीक है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, इवन दो सप्लायर रजिस्टर्ड होगा, लेकिन अगर आपका सप्लायर रिवर चार्ज में, फिर वो जीटीए सर्विस हो, स्पॉन्सरशिप सर्विस हो, लीगल सर्विस हो, वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, गवर्नमेंट हो, वॉट इट में भी, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड होगा और सप्लायर रिवर चार्ज में नोटिफाइड है, तो उसका टैक्स तो रिसिपिएंट ही देगा, नो डाउट रिसिपिएंट ही देगा। लेकिन रजिस्टर्ड होगा तो वो केस में सप्लायर टैक्स इनवॉइस बनाएगा, ओके, टैक्स इनवॉइस सप्लायर बनाएगा, वो अपने टैक्स इनवॉइस में आरसीएम में राइट टिक करेगा, वह इंपॉर्टेंट है ना। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो टैक्स इनवॉइस सप्लायर बनाएगा, आरसीएम पे टिक करेगा, जीएसटी कैलकुलेट करेगा, पर वो गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं देगा, ओके, वो टैक्स इनवॉइस वो बनाएगा, आरसीएम पे टिक करेगा, जीएसटी कैलकुलेट करेगा, और वो उसके इनवॉइस पे रिसिपिएंट गवर्नमेंट को पे करेगा, रिसिपिएंट गवर्नमेंट को पे करेगा। और जब रिसिपिएंट गवर्नमेंट को पे करेगा, ओके, तो गवर्नमेंट को 12,000 रुपए जीएसटी दे देगा और सप्लायर को 1,00,000 रुपए, समझ लो वैल्यू 1,00,000 रुपए है, ओके, वैल्यू इनवॉइस की 1,00,000 रुपए है और जीएसटी 12,000 रुपए है, तो टैक्स इनवॉइस सप्लायर ही बनाएगा, लेकिन उसका 12,000 रुपए जीएसटी ये देगा। और रिसिपिएंट, सुनना यहां पे, रिसिपिएंट जब उसको 1,00,000 की वैल्यू देगा, किसको, सप्लायर को, क्योंकि 12,000 गवर्नमेंट को दे दिए और 1,00,000 उसको देना पड़ेगा, तो जब वो 1,00,000 की वैल्यू उसको देगा तो उसका वो पेमेंट वाउचर बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपका टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, याद कीजिए, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, डेट ऑफ पेमेंट टू सप्लायर, कुछ याद आया, या 61th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर है। इसलिए आपका टीओएस का डॉक्यूमेंट क्या, तो आपका टीएस का डॉक्यूमेंट पेमेंट वाउचर। एक बार फिर से, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो टैक्स इनवॉइस वो बनाएगा, हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, उसको पे करेंगे, और उसको पे करते वक्त पेमेंट वाउचर बनाएंगे। ये प्रोविजन है पेमेंट वाउचर। लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो वो केस में टैक्स इनवॉइस वो नहीं बनाएगा, हम सेल्फ इनवॉइस बनाएंगे, हम सेल्फ टैक्स इनवॉइस बनाएंगे। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट सेल्फ टैक्स इनवॉइस बनाएगा, उस पे जीएसटी देगा, सेल्फ टैक्स इनवॉइस तो बनाएगा ही बनाएगा, पेमेंट वाउचर भी बनाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। आई रिपीट, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो इसको दो फॉर्मेलिटीज है। कौन सी दो फॉर्मेलिटी? टैक्स इनवॉइस भी बनाना पड़ेगा, जिसे सेल्फ टैक्स इनवॉइस भी कहते हैं, और गवर्नमेंट को पेमेंट भी करना पड़ेगा, और सप्लायर को पे करते वक्त उसको पेमेंट वाउचर भी बनाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड। अब क्लियर हो गया होगा आपको? यस और नो? यस और नो, जोर से बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं तब तक पानी पी लेता हूं, बताइए। वन लाख बेटा वैल्यू है ना, सप्लायर ने मुझे बिल दिया, वैल्यू है 1,00,000, जीएसटी है 12,000, ठीक है, रिवर चार्ज में, इसलिए 12,000 का जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना है, 12,000 का जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना है, और 1,00,000 उसको देना है ना भाई, बिल है ना उसका 1,00,000 का। तो 1,00,000 जब मैं उसको दूंगा तब मुझे एक कवरिंग डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, जिसे पेमेंट वाउचर कहते हैं, क्योंकि इस पर मेरा टीओएस है, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर तो आपको वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, पेमेंट वाउचर वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, पेमेंट वाउचर तो आपको बनाना नहीं पड़ते, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हो तब रिवर चार्ज के टीओएस आता है। लेकिन सेल्फ टैक्स इनवॉइस रिसिपिएंट को कब बनाना पड़ता है उसका? अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो फिर रिसिपिएंट इनवॉइस नहीं बनाएगा, सप्लायर बनाएगा, सप्लायर बनाएगा। और अगर वो अनरजिस्टर्ड होगा तो इस ट्रांजैक्शन का टैक्स इनवॉइस रिसिपिएंट बनाएगा। बस, इससे ज्यादा मैं रिवाइज नहीं कर सकता हूं। अब आप ध्यान से पढ़ो, ओके, जो भी आपको यहां पे पढ़ना है। अब भाई आप आ जाओ क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में, अब आ जाओ क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके, क्रेडिट नोट क्या होता है देखिए, और ये आप इग्नोर कर देते हो, ध्यान से सुनना।
क्रेडिट नोट, डेबिट नोट ये एंसिलरी डॉक्यूमेंट है। जब भी कुछ गलतियां ओरिजिनल इनवॉइस में हो जाती है तो उस गलती को सुधारने के लिए ओके ऐसा मतलब जीएसटी लॉ कहता है, ओके जीएसटी लॉ ये कहता है कि अब आपने इनवॉइस में कुछ गड़बड़ कर दी तो ऐसा मत करना कि इनवॉइस फाड़ दिया फिर नया इनवॉइस दे दिया, ये पुरानी बातें भूल जाओ। एक बार आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया सो कर दिया, दैट्स ऑल। वो जीएसटीआर 1 में अपडेट हो जाएगा। अब उस इनवॉइस में आपको अगर ये 3 गलतियां दिखती है तो वो एडजस्ट होगी क्रेडिट नोट से या एडजस्ट होगी डेबिट नोट से। अब यानी ये एंसिलरी डॉक्यूमेंट से ही एडजस्ट की जाएगी। अब क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या, अब देखो, 1 or more tax invoices for taxable value or tax charge in that tax invoice is found to exceed in taxable value। समझ लो आप मेरे कस्टमर हो, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक नाम लेते हैं, विनायक ले लो। विनायक मेरा कस्टमर है, ओके मैं सप्लायर हूं। इसको मैंने पिछले 8 महीने में 10 इनवॉइस दिए, 1 or more टैक्स इनवॉइस दिए, पर 10 इनवॉइस में एक दिया होगा या एक से ज्यादा दिया होगा, और वो सारे 10 इनवॉइस में मैंने एक गलती कर दी। एक्चुअली इसको जो मैंने सप्लाई किया वो 12% जीएसटी का था, ओके पर मैंने गलती से 18% जीएसटी लगा दिया, यानी ओके ज्यादा टैक्स लगा दिया। टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स चार्ज इन दैट टैक्स इनवॉइस, जो मैंने इसको 10 इनवॉइस दिए थे उसमें मैंने टैक्स पेबल ज्यादा बता दिया। ओके जब मेरे ख्याल में आया कि अरे ये तो गलती हो गई, मैंने तो ज्यादा टैक्स लगा दिया, तो ऐसे सिचुएशन में ओके मैं इसको एक क्रेडिट नोट दूंगा कि ठीक है यार, ओके तेरे को मैंने 18% का जीएसटी लगाया, मैंने 18 लगाया पर कितना लगाना चाहिए था, 12 लगाना चाहिए था, यानी ये जो डिफरेंस आया 6% का। तो 1 or more सभी टैक्स इनवॉइस की एक ही क्रेडिट नोट बना होगा, उस क्रेडिट नोट में सारे इनवॉइस नंबर दे दूंगा, और 6% का जो डिफरेंस आता है उसको उतना ओके उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा कस्टमर था, मैंने डेबिट, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करके नोट दे दूंगा, उसको कहते हैं क्रेडिट नोट। इसका मुझे क्या फायदा होगा, मुझे ये फायदा होगा कि अगर मैंने क्रेडिट नोट दी होगी 6% के टैक्स की, तो ये क्रेडिट नोट जिस मंथ में दी होगी उस मंथ की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मेरी कम हो जाती है। मतलब मैं अपने रिटर्न में दे सकता हूं कि मैंने इतने अमाउंट की क्रेडिट नोट कस्टमर को भेजी है, तो कस्टमर को अगर मैंने क्रेडिट नोट भेजी होगी तो मुझे उतना टैक्स कम पे करना पड़ता है उस मंथ में। जैसे आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में डिस्काउंट याद आ रहा होगा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा तो मुझे उसकी क्रेडिट नोट भेजनी पड़ती है, रिसिपिएंट को उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है अगर लिया होगा तो, और मैंने जो क्रेडिट नोट भेजी ओके क्योंकि मैंने वैल्यू ज़्यादा लगा दी थी, अब कम करना है, तो वो सिचुएशन में मुझे उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो 2 बातें समझो यहाँ पे, अगर आपने ओरिजिनल इनवॉइस में वैल्यू ज़्यादा लगा दी या आपने ओरिजिनल इनवॉइस में रेट ज़्यादा लगा दिए और उसको कम करने हैं और टैक्स एडजस्ट करना है, तो पहली सिचुएशन वो कि आप उसका क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, और जिस मंथ में क्रेडिट नोट इशू की उस मंथ में आप टैक्स के एडजस्टमेंट ले सकते हो, पहली केस हुई। दूसरा, आप क्रेडिट नोट कब इशू कर सकते हो, व्हेन गुड्स आर सप्लाइड आर रिटर्न बाय रिसिपिएंट, मतलब गुड्स आपने जो सप्लाई किया है वो गुड्स सेल्स रिटर्न हो गया, सुनो सेल्स रिटर्न हो गया, तो वो केस में अगर बेचा हुआ गुड्स वापस आ जाता है या सर्विस आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया और इनवॉइस जनरेट करने के बाद सर्विस प्रोवाइड ही नहीं हुई, तो वो केस में आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। या गुड्स सप्लाइड आर फाउंड इन डेफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब आपने इनवॉइस 1000 क्वांटिटी का बनाया पर पहुंची 950 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी पहुंची नहीं, तो 50 क्वांटिटी का मैं क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। अगर क्रेडिट नोट इशू कर देता हूं तो उतना ओके यहाँ पे मुझे जीएसटी का एडजस्टमेंट मिल जाता है और कस्टमर को उतना पैसा कम हो जाता है। तो ये 3 केसेस लर्न करनी पड़ेगी जहां क्रेडिट नोट इश्यू होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे टाइम लिमिट ऑफ इश्यू ऑफ क्रेडिट नोट। देखो क्रेडिट नोट से यहाँ पे आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम करते हो। आई रिपीट, क्रेडिट नोट इशू करने से आप अपनी क्रेडिट नोट क्यों इशू होती है, आपको लिखना है तो लिख सकते हो। इट रिड्यूसेस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट मिलती है आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से। तो गवर्नमेंट कहती है
जो ओके आप फिनेंशियल ईयर की क्रेडिट नोट सेम फिनेंशियल ईयर में इशू करो। अगर कोई रीजन से आपने वो फिनेंशियल ईयर में इनवॉइस से रिलेटेड क्रेडिट नोट इशू नहीं किया, तो आप अगले साल के 30th डे ऑफ नवंबर, सुनिएगा क्रेडिट नोट का टाइम लिमिट 30th डे ऑफ नवंबर, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। देखो पहले जो था या सितंबर एंड था, लेकिन अब जो डेट है, करंट डेट जो है, आपको टाइम लिमिट लिखना है यहाँ पे 30th डे ऑफ नवंबर तक आप अगले साल के क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। मतलब बेटा ओके, जैसे आईटीसी लेने की टाइम लिमिट वो भी 30th नवंबर कर दी गई है। क्रेडिट नोट जिससे आपका आउटपुट टैक्स कम होता है, 3 केसेस में आपने टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा लगा दी, टैक्स रेट ज्यादा लगा दिए, सेल्स रिटर्न हो गए और गुड्स फाउंड इन डेफिशिएंट क्वांटिटी होगा, और आपको उसकी क्रेडिट नोट भेजनी है और अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम करनी है। तो वो सिचुएशन में आपने अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट नोट नहीं दी होगी, तो आप अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक भी आप क्रेडिट नोट दे सकते हो। ओके, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, तो ये डेट यहाँ पे 30th नवंबर आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं बेटा डेबिट नोट। नेक्स्ट लेते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट कब इशू की जाती है कि आपने, डेबिट नोट एक ही केस में इशू की जाती है, और वो है कि आपने वैल्यू कम लगा दी, बाद में पता चला कि अरे यार मैंने तो इससे वारंटी चार्जेस लिए ही नहीं, मैंने तो पैकिंग चार्जेस लिए ही नहीं, मैंने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेने हैं, और जो एक्स्ट्रा चार्जेस मैंने नहीं लिए, या फिर आपने टैक्स रेट 18% लगाना था लेकिन आपने 12 ही लगा दिया, आपने कम लगा दिया, तो कस्टमर को मैंने डेबिट किया है कम अमाउंट से और मुझे एक्स्ट्रा डेबिट करना है। तो अगर मुझे एक्स्ट्रा डेबिट करना है तो उसकी जाती है डेबिट नोट, यानी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन दैट टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी लेस। मैंने जब इनवॉइस दिए तो मैंने वैल्यू कम बता दी होगी या रेट कम बता दिए होंगे, तो फिर उसका डेबिट नोट जाएगा। डेबिट नोट सप्लीमेंट्री इनवॉइस है, और डेबिट नोट वो रिटर्न में बताना पड़ेगा, और डेबिट नोट का टाइम लिमिट नहीं है। डेबिट नोट मैं कभी भी इशू कर सकता हूं 2 साल बाद, 3 साल बाद। क्यों? क्योंकि डेबिट नोट से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। ओके, क्यों? क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू लगा रहा हूं तो गवर्नमेंट का जीएसटी बढ़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने डेबिट नोट को टाइम लिमिट नहीं रखा है, लेकिन क्रेडिट नोट को टाइम लिमिट रखा है, क्योंकि क्रेडिट नोट में गवर्नमेंट को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, आपका टैक्स कम करना पड़ता है। इसलिए क्रेडिट नोट अगर सप्लायर इशू कर रहा होगा तो अगले साल के सितंबर एंड, सुनना, अगले साल के सितंबर है या डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। चलिए, तो ये देखा हमने ओके डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। अब कुछ स्पेशल केसेस में टैक्स इनवॉइस कैसे होने चाहिए। ओके, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी होगी तो बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी एनबीएफसी होगा, तो आपने इनवॉइस में सीरियल नंबर नहीं भी लिखा तो चलेगा बैंकिंग कंपनी के केस में, और एड्रेस नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। बाकी सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, और डॉक्यूमेंट में भी इश्यूड और मेड अवेलेबल फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, ये वाला पॉइंट एमसीक्यू के लिए पढ़ के जाना। अगर बैंकिंग और एनबीएफसी होगा तो वो केस में सेल सप्लायर में इशू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लियो देयरऑफ बाय व्हाटएवर द नेम कॉल्ड। ओके, फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस में ड्यूरिंग द मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ। समझ लो बैंकिंग सर्विस होगी, तो बैंकिंग सर्विस में जो मैं बैंक चार्जेस लगाता हूं, तो आज मैंने बैंक चार्जेस लगाए, कल लगाए, परसों लगाए, ओके, अलग अलग डीडी के बैंक चार्जेस लगाए, चेक के बैंक चार्जेस लगाए, तो इसका एक एक इनवॉइस ना देते हुए उस कस्टमर को मंथ एंड में पूरा एक साथ इनवॉइस दिया तो भी चलेगा। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मंथ एंड में आपने पूरा इनवॉइस दिया तो भी चलेगा, एक एक इनवॉइस ना देते हुए। बैंक को ये स्पेशल बेनिफिट है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी तो आपका टिकट ही इनवॉइस माना जाएगा, और उस टिकट में सीरियल नंबर और एड्रेस नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म होगी तो आपका टिकट ही इनवॉइस माना जाएगा। ओके, चलिए, और रूल 55 चालान इंपॉर्टेंट। ओके, कौन सी ऐसी केसेस है जहां रूल 55 चालान बनती है? एक तो आपने लिक्विड गैस सप्लाई किया तो रूल 55 चालान बनेगी, जॉब वर्क के केस में चालान बनेगी रूल 55 की, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन देन अदर देन सप्लाई। आपको याद है, जहां सप्लाई नहीं है पर गुड्स मूव हो रहा है, मेरी ब्रांच को जा रहा है, मेरी ब्रांच को जा रहा है, तो रूल 55 चालान बनेगी, और सच अदर केसेस एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो इस तरह से ओके, यहाँ पे अलग अलग केस में आपकी रूल 55 चालान बनेगी। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पे ये डिस्कशन देखा। तो हमारा चैप्टर एंड होता है, और हमारा कौन सा चैप्टर एंड होता है?
इनवॉइस, यस और नो? अच्छे से समझा आपको? बोलिए फटाफट। फटाफट बोलिए, अच्छे से समझा? अभी भी कुछ स्टूडेंट ने अटेंडेंस नहीं लगाया है। सब रिस्पॉन्स करो। चलो, अब यहां ये चैप्टर एंड होता है। डन? ओके। चलिए, सॉरी, ओके, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। हम स्टार्ट करते हैं, ओके, रिवीजन ऑन ईवेबल। हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑन ईवेबल, ठीक है? आर यू रेडी? चलो, ईवेबल। ईवेबल का ये चार्ट आपके चार्ट बुक में सबसे आखिरी में दिया हुआ है। अब ईवेबल क्या होता है? वैसे तो अगर वे मतलब रास्ता, रास्तों का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ओके, ईवेबल होता है रास्तों का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, उसको कहा जाता है ईवेबल। ये फॉर्मेलिटी क्यों लाई गई थी? ओके, ये फॉर्मेलिटी लाने के पीछे, जैसे ओके, पहले मैं पिक्चरल प्रेजेंटेशन समझा देता हूं और बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे जब भी गुड्स, सर्विस नहीं, जब भी गुड्स आप बाय रोड या बाय एयर, बाय ट्रेन या बाय वेसल ट्रांसपोर्ट करते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन का एक डॉक्यूमेंट उन्होंने यहाँ फॉर्मेलिटी लाई, और वो था ईवेबल, जो इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पे आपको सबमिट करना पड़ता है। जैसे अब ई इनवॉइस आ गया, ई इनवॉइस आपको ही इनवॉइस पोर्टल पे सबमिट करना पड़ता है डेटा, और इनवॉइस पोर्टल आपको इनवॉइस जनरेट करके देता है। वैसा रास्तों का भी डॉक्यूमेंट, जब भी कोई गुड्स आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन के केस में आपको ट्रांसपोर्टेशन का एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, और वो ईवेबल। क्यों? क्योंकि अगर हमारे कोई ऑफिसर ने रास्ते में आपको पकड़ लिया, तो आपको रास्ते में पकड़ने के बाद आपके कन्वेंस में क्या क्या है, कौन कौन से गुड्स है, वो सारे वैलिड है या नहीं है, या कोई फ्रॉड तो नहीं किया आपने, तो वो सारा सब कुछ देखा जाएगा एक डॉक्यूमेंट से, और वो डॉक्यूमेंट होगा ईवेबल। अभी तो क्या करने वाले आपको ये बताओ क्या? जैसे आपने फास्ट ट्रैक देखा होगा, सुना होगा, ये जो आपके टोल होते हैं, टोल पे अब वो आपके ईवेबल, आपके ट्रक को उसका एक डिवाइस होगा। वो डिवाइस है ना, वो एक ऐसा, जैसे फास्ट ट्रैक होता है वैसे एक डिवाइस होगा, और ये जो है आपके ईवेबल को कैच करते जाएगा। तो आपके ट्रक का लोकेशन जो है हर बार गवर्नमेंट के पास अपडेट होते रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो लोग फ्रॉड करते हैं, जो लोग यहाँ पे जीएसटी अवॉइड करते हैं, जो लोग यहाँ पे स्मगलिंग करते हैं, तो वो लोग ईवेबल को अवॉइड करते हैं। तो अब आपका हर कन्वेंस ट्रैक किया जाएगा, आपका ईवेबल का डिवाइस होगा, और उससे ट्रैक करके गवर्नमेंट के पास अप टू डेट डेटा रहेगा। यानी अगर आपको कहीं पे भी रोकना है और आपका ट्रक कन्वेंस चेक करना है, तो वो केस में आपका लोकेशन इजीली ट्रैक हो जाएगा, उसे कहते हैं हम ईवेबल। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ईवेबल, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? तो इसके मेन 4 बेनिफिट्स है कि ईवेबल क्यों चाहिए। पहला, ईवेबल इज अ कंप्लायंस मैकेनिज्म। ये कुछ नहीं, ये एक तरह का कंप्लायंस मैकेनिज्म है, वेयर इन वे ऑफ डिजिटल इंटरफेरेंस। ये कंप्लायंस आपको डिजिटली कंप्लीट करना पड़ेगा। ये किसको करना पड़ेगा? द पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स मूव करना चाहता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको ये कंप्लायंस करना पड़ेगा, और ये कंप्लायंस डिजिटली कंप्लीट करना पड़ेगा। उसको सारी इंफॉर्मेशन अपने गुड्स की देनी पड़ेगी। यानी यहां पे गवर्नमेंट का अब आपके ऊपर पूरा ख्याल है, अपने गुड्स की सारी इंफॉर्मेशन उसको बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी गुड्स मूव करने के पहले गवर्नमेंट को बताने
बताना पड़ेगा कि भाई ये सारी डिटेल्स है मेरे गुड्स की और मैं यहां से यहां तक गुड्स लेके जा रहा हूं जिसका ई वे बिल सबमिट कर रहा हूं, और ये आपको ई वे बिल जीएसटी पोर्टल पे क्रिएट करना पड़ेगा। इसका रिलेवेंस क्या है, चलो रिलेवेंस देख लेते हैं। रिलेवेंस है हैसल फ्री मूवमेंट। पहले क्या थे, हर स्टेट के बॉर्डर पे चेक पॉइंट्स होते थे कि नहीं नहीं बताओ क्या है आपके इसमें, ट्रक को घंटों रोका जाता था, कन्वेंस को घंटों रोका जाता था चेकिंग के लिए। अब आपको चेकिंग के लिए नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप खुद बता रहे हो कि मैं ये लेके जा रहा हूं। अब ऑफिसर को डाउट आएगा तभी वो चेक करेगा, तो हैसल फ्री मूवमेंट हो गई। यानी पहले हर बॉर्डर पे जो ट्रक को रोका जाता था अब नहीं रोका जाएगा। आप अब इंडिया में ओके कहां पे भी घूम सकते हो, अगर जब भी ऑफिसर को डाउट आया तो आपके वो लोकेशन को ट्रैक कर लेगा और आपका कन्वेंस चेक कर लेगा। इट कंट्रोल द टैक्स इवेजन। जो लोग टैक्स इवेजन करते हैं ओके फ्रॉड करते हैं उस पर कंट्रोल किया जाता है ई वे बिल के थ्रू। ट्रैक द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एलिमिनेट द स्टेट बाउंड्रीज ऑफ चेक पोस्ट। ओके ये 4 बेनिफिट है ई वे बिल के। चलिए अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु एंड व्हेन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू जनरेट। ई वे बिल कौन जनरेट करेगा और कब जनरेट करेगा। ओके यहां पे हु, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लायर और रिसिपिएंट हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। आप सप्लायर हो बट आप रजिस्टर्ड पर्सन हो। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट। हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स को लेके जा रहा है। समझ लो सप्लायर है, सप्लायर यहां पे अपने शॉप पे माल बेच रहा है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा, भाई शॉप से तू लेके जा। तो अब यहां पे शॉप से तू लेके जाए तो कौन बेटा, ओके रिसिपिएंट ई वे बिल बनाएगा। या सप्लायर अगर ये कह रहा है कि सर आप ऑर्डर दो आपके घर पे पहुंचा देता हूं, तो जो गुड्स की मूवमेंट करेगा ओके वो ई वे बिल बनाएगा। तो ई वे बिल कब रिक्वायर्ड है, ई वे बिल 3 केसेस में रिक्वायर्ड है इन रिलेशन टू सप्लाई। सप्लाई मतलब क्या, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, या फिर ओके 71C के जो विदाउट कंसिडरेशन के सप्लाई। जब जब भी आप सप्लाई करोगे गुड्स का, सर्विस का नहीं, जब जब भी आप गुड्स का सप्लाई करोगे आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ओके रीजन अदर देन सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्या, सप्लाई नहीं होगा जस्ट स्टॉक ट्रांसफर होगा। जैसे पुणे से नागपुर अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन सेम ब्रांच को लेके जा रहा होगा, स्टॉक ट्रांसफर होगा तो भी मुझे सप्लाई ओके ई वे बिल बनाना पड़ेगा। यानी अगर आपको यह सवाल पूछा गया कि वेदर ई वे बिल इज रिक्वायर्ड ओनली इन केस ऑफ सप्लाई, नो, सप्लाई नहीं भी होगा तो भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा, इनवॉइस नहीं भी होगा तो भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। और थर्ड, ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने माल अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा, ओके अगर आपने माल अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा और आप रजिस्टर्ड हो तो फिर जो रिसिपिएंट है उसको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो ये 3 केसेस है जहां ई वे बिल बनाने पड़ेंगे। वो सप्लायर भी बना सकता है, अगर वो रिसिपिएंट भी बना सकता है। गुड्स की मूवमेंट जो करेगा वो यहां पे ई वे बिल बनाएगा। सर ई वे बिल समझ लो, मैं सर यहां पे 2000 का गुड्स भेज रहा हूं तो क्या ई वे बिल बनाने पड़ेंगे, नहीं। अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो, सुना वेरी इंपॉर्टेंट, कब बनाना पड़ेगा, अगर आप ओके ऐसा कंसाइनमेंट भेज रहे हो जिसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो तो ई वे बिल बनाने पड़ेंगे। अगर उससे कम हो तो ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं आपको लिमिट दे रहा हूं ये इंटरस्टेट सप्लाई की है, ओके इंटरस्टेट सप्लाई की, और कुछ स्टेट में इंट्रास्टेट हो गए तो भी यही लिमिट है, पर कुछ कुछ स्टेट में 1 लाख है। आपको स्टेट ई वे बिल रूल नहीं पढ़ना है, आपको स्टेट ई वे बिल रूल नहीं पढ़ना है, आपको सेंट्रल ई वे बिल रूल पढ़ना है। और सेंट्रल ई वे बिल रूल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम में 50,000 ही लिमिट लिखना है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर द लिमिट इन योर स्टेट। इसलिए मुझे व्हाट्सएप पर मत करना, आपको एग्जाम में 50,000 ही लिखना है। ओके तो 50,000 की वैल्यू से ज्यादा होगा, डॉट 50,000 होगा तो भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है, पर 50,000 के वैल्यू से ज्यादा होगा तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ओके सर अगर मेरी वैल्यू 50,000 से कम होगा तो आपकी मर्जी, आप वॉलेंट्री ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। इफ कंसाइनमेंट वैल्यू इज 50,000 और लेस, ओके 50,000 और लेस, तो वो गवर्नमेंट कंपलसरी नहीं करेगी, आप पर्सनली खुद होके ई वे बिल बना सकते हो। लेकिन अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपको मैंडेटरी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ओके तो मैंडेटरी ई वे बिल कब कब है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ई वे बिल कब कब बनाना पड़ता है मैंडेटरीली, पहला कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स ₹50,000 तो आपको ई वे बिल बनाना ही पड़ेगा। या जॉब वर्क है और जॉब वर्क को माल जा रहा है, ये लर्न करना, जॉब वर्क प्रिंसिपल और जॉब वर्कर को ई वे बिल बनाना पड़ेगा। और हैंडीक्राफ्ट गुड्स है जहां ओके रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका, जहां रजिस्ट्रेशन नहीं है हैंडीक्राफ्ट गुड्स, क्योंकि आप थ्रेशोल्ड के नीचे हो और थ्रेशोल्ड के नीचे हो रजिस्ट्रेशन नहीं है। सुनो, जॉब वर्क होगा या हैंडीक्राफ्ट गुड्स होगा जहां आप थ्रेशोल्ड के नीचे होगे, रजिस्ट्रेशन नहीं है, और वो इंटरस्टेट मूवमेंट होगी
तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। थोड़ा इसको ऐसे समझाता हूं। अगर जॉब वर्कर इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा होगा तो वो केस में प्रिंसिपल या जॉब वर्कर को ईवे बिल बनाना पड़ेगा, इवन दो वैल्यू 2 रुपया भी होगी, 1 रुपया भी होगी ना, तो भी ईवे बिल बनाना पड़ेगा। मतलब 50,000 की कंडीशन वो नहीं है। इंटरस्टेट मूवमेंट अगर जॉब वर्कर कर रहा हो, बाकी केस में 50,000, लेकिन अगर जॉब वर्कर इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा हो तो 1 रुपए की भी वैल्यू होगी तो भी ईवे बिल बनाना पड़ेगा। वो प्रिंसिपल या जॉब वर्कर उसमें से कोई भी बनाएगा। हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो गए, अगर वो थ्रेशोल्ड में होगा और हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो गए और वो इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा होगा तो उसको भी ईवे बिल कंपलसरी है। बाकी सारे लोगों को 50,000 की वैल्यू पे ही ईवे बिल बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, 3 केसेस में ईवे बिल कंपलसरी है। अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा है या जॉब वर्क इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स ओके जो इंटरस्टेट मूवमेंट में जा रही है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ईवे बिल बनाना पड़ेगा। अगर वैल्यू आपकी 50,000 से ज्यादा है या आपने वॉलेंट्री ईवे बिल बनाया होगा तो जो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर हो या रिसिपेंट हो कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, उसको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। या फिर वो ईवे बिल बनाने की ऑथोरिटी ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी या ट्रांसपोर्टर को भी दे सकता है कि ठीक है मेरे बिहाफ पे ओके आइदर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने अमेजॉन ईवे बिल बना ले या कुरियर एजेंसी ईवे बिल बना ले या ट्रांसपोर्टर ईवे बिल बना ले, ओके तो वो अपनी ये अथॉरिटी दे सकता है। ओके अब नीचे देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। अब वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे 50,000 से ज्यादा होगी तो ही ये बिल बनेगा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? ओके, मैंडेटरी जनरेशन ऑफ ईवे बिल इफ वैल्यू एक्सीड्स 50,000। वैल्यू आपको सेक्शन 15 से डिटरमाइन करनी पड़ेगी। 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(2) एडिशंस, एडिशन में क्या टैक्सेस, थर्ड पार्टी पेमेंट, एंसिलरी पेमेंट, ओके और डिस्काउंट लेस होगा। 15 के हिसाब से जो वैल्यू आएगी ओके एडिशन करके डिस्काउंट लेस करके, तो सेक्शन 15 के हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू प्लस ओके यहां पे डिक्लेयरिंग इनवॉइस और डिलीवरी चालान। और इस वैल्यू में आपको ओके जब ईवे बिल की वैल्यू निकालोगे तो इस वैल्यू में आपको जीएसटी ऐड करना पड़ेगा। वैसे वैल्यू में जीएसटी ऐड नहीं होता है, पर आपको वैल्यू में जीएसटी ऐड करके डिसाइड करना पड़ेगा ईवे बिल की प्रोविजन लागू होगी या नहीं होगी। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, ईवे बिल के लिए जीएसटी ऐड होगा। अब सर ऐड होगा का मतलब क्या, समझ लो आपकी वैल्यू यहां पे 48,000 है। ओके आपकी वैल्यू 48,000 है और आपके ऊपर 12% का जीएसटी है। 48,000 इंटू 12% तो कितना हुआ 5760 प्लस कर दो तो 53,000, यानी अब आपकी वैल्यू 53,760 हुई। मतलब आपकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। यानी यहां पे आपको ईवे बिल की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी तो ईवे बिल बनाना पड़ेगा, और वो 50,000 से ज्यादा तो उसमें जीएसटी ऐड करके होगा। मतलब आपको जीएसटी ऐड करना पड़ेगा, तो वो 53,760 हुई, मतलब 50,000 से ज्यादा हुई। 50,000 से ज्यादा हुई तो आपको ईवे बिल लागू हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम सप्लाई होगा तो वो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब एग्जाम सप्लाई होगा मतलब क्या, एग्जाम सप्लाई होगा मतलब यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2 गुड्स आपको बेच रहा हूं, एक टैक्सेबल और एग्जाम। ओके 40,000 का टैक्सेबल है और 15,000 का एग्जाम्प्ट है। मैंने बिल बनाया 55,000 का, तो क्या मुझे ईवे बिल लागू हो जाएगा क्या, बोलो नहीं। क्यों? क्योंकि इवन दो टोटल बिल 55,000 का है पर मैं एग्जाम को एक्सक्लूड कर दूंगा, यानी 15,000 को एक्सक्लूड कर दूंगा, मतलब मेरी वैल्यू कितनी हुई 40,000। तो अगर मेरी वैल्यू 40,000 होती है तो उस केस में ईवे बिल लागू कर दिया जाएगा। तो मेरी 15 से जो वैल्यू आएगी जिसमें जीएसटी ऐड होगा पर एग्जाम एक्सक्लूड होगा, जीएसटी ऐड होगा ओके पर एग्जाम वैल्यू एक्सक्लूड होगी, और वो केस में यहां पे ओके वैल्यू निकाली जाएगी और वो वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी तो ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ओके व्हेन ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, अगर आपका बाय रोड जा रहा है, ध्यान सुनना ये पॉइंट, अगर गुड्स बाय रोड जा रहा है तो आपको ईवे बिल जनरेट बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। चलो ये पॉइंट थोड़ा मैं बाद में लेता हूं, पहले मैं ये पॉइंट ले लेता हूं। ईवे बिल आपको जो ईवे बिल पोर्टल पे जनरेट करना है, पहले ये ले लेता हूं बाद में वो कवर करता हूं। ईवे बिल पे अगर जो आपको जनरेट करना है तो आपको इंफॉर्मेशन 2 पार्ट में देनी पड़ती है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है सिर्फ रीड कर लेना, लर्न करने की जरूरत नहीं है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ईवे बिल पोर्टल पे देनी पड़ती है। पार्ट ए में सप्लायर का जीएसटी,
प्लेस ऑफ डिस्पैच सिर्फ पिन कोड देना पड़ता है। जैसे मैं मुंबई भेज रहा हूं तो मुंबई का पिन कोड, मैं सूरत भेज रहा हूं तो सूरत का पिन कोड, मुझे पूरा डिटेल एड्रेस देने की जरूरत नहीं, वहां का पिन कोड। रिसिपिएंट का जीएसटी होगा तो वो ओके। प्लेस ऑफ डिलीवरी, सॉरी प्लेस ऑफ डिस्पैच, डिस्पैच मैं पुणे से कर रहा हूं इसलिए पुणे का पिन कोड। और प्लेस ऑफ डिलीवरी, जहां डिलीवरी देने वाला हो उसका पिन कोड। डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर मतलब इनवॉइस का नंबर, बिल ऑफ सप्लाई का नंबर या चालान का नंबर। डॉक्यूमेंट डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स यहां मुझे देनी पड़ेगी। एचएसएन कोड देने पड़ेंगे। अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ तक होगा तो 2 डिजिट, यहां अलग लिमिट है, यहां अलग लिमिट है, वो इनवॉइस चैप्टर से कनेक्ट मत करना। ओके, ईवे बिल जनरेट करते वक्त अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ 2 डिजिट, अबव 5 करोड़ होगा तो 4 डिजिट ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। और रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये डेटा मुझे पार्ट ए में देना पड़ेगा। पार्ट बी में, यहां पार्ट बी कर देना, गलती से पार्ट ए आया। पार्ट बी में क्या दूंगा, तो पार्ट बी में व्हीकल नंबर फॉर रोड। ओके, तो बाय रोड जा रहा होगा तो ट्रक नंबर या कैरेज नंबर देना पड़ेगा। और मेरा जो भी ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होगा, जैसे ओके यहाँ पे आरआर रेलवे रिसिप्ट, या यहाँ पे लॉरी रिसिप्ट, या बिल टी, ट्रांसपोर्टेशन की बिल टी, वो सारे डॉक्यूमेंट नंबर भी कोड करने पड़ेंगे। और ये जब मैं डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह कोड करूंगा, ओके, तो पार्ट ए और पार्ट बी में सारी इंफॉर्मेशन पोर्टल पे दे दूंगा। इसका मतलब मेरा अगर ट्रक इन रास्तों में रोका गया तो मैंने ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे दी है, कहां जा रहा है, ओके, कहां से कहां तक जा रहा है, क्या जा रहा है, मैं सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे चुका हूं। ओके, ये होती है पार्ट ए और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन। चलो इसके बेस पे अब नीचे आता हूं। ओके, और नीचे लेता हूं। ओके, अगर बाय रोड जा रहा है तो जो रोड जा रहा है तो आपको पूरा ईवे बिल बिफोर मूवमेंट ही जनरेट करना पड़ेगा। पूरा ईवे बिल बिफोर मूवमेंट ही जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, यानी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इंफॉर्मेशन आपको ओके बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स ही जनरेट करना पड़ेगा। दोनों इंफॉर्मेशन पूरी करनी पड़ेगी। इसमें भी दो ऑप्शन है, सेल्फ ट्रांसपोर्ट और थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट। सेल्फ ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, आपका खुद का व्हीकल है, आपका खुद का व्हीकल है, तो उसमें पार्ट ए और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन की वो ओके रजिस्टर्ड पर्सन ही देगा। लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्टर को अपॉइंट किया तो वो केस में पार्ट ए की इंफॉर्मेशन यहां सप्लायर देगा हु कॉजिंग द मूवमेंट, लेकिन पार्ट बी की इंफॉर्मेशन यहां ट्रांसपोर्टर कंप्लीट कर सकता है। यानी जो ट्रांसपोर्टर आपने अपॉइंट किया वो व्हीकल नंबर और यहां पे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर वो बाद में कंप्लीट कर देगा कॉमन पोर्टल पे। अब ये सिर्फ रीड कर लो, आपको यहां जस्ट रीड करना है कि ये इंफॉर्मेशन देखो। अगर खुद का व्हीकल है तो दोनों पार्ट की इंफॉर्मेशन रजिस्टर पर्सन को कंप्लीट करना है। अगर आपने ट्रांसपोर्टर अपॉइंट किया होगा फॉर मूवमेंट तो पार्ट ए की इंफॉर्मेशन यानी ये जो इंफॉर्मेशन है ये पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट उसको करना पड़ेगा। बी की इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर बाद में कंप्लीट कर सकता है। और ये जाने दो यूनिक एनरोलमेंट नंबर वगैरह ये छोड़ दो, ये नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा। चलो ये तो हमने देख लिया यहाँ पे कि ईवे बिल नंबर। अब आता हूं मैं वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल। ओके, वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल, जो आपने ईवे बिल जनरेट किया उसकी वैलिडिटी होती है और उतने टाइम पीरियड में आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। अगर आपका कार्गो, आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन, आपका कार्गो और डायमेंशनल कार्गो होगा, मतलब ओके सॉरी अदर देन और डायमेंशनल कार्गो, और डायमेंशनल कार्गो, अदर देन और डायमेंशनल कार्गो मतलब क्या, छोटे छोटे कार्गो हो गए तो 200 किलोमीटर फॉर वन डे, यानी एक दिन के लिए आपकी वैलिडिटी 200 किलोमीटर तक होगी। यानी एक दिन में आपको 200 किलोमीटर तक कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन 200 किलोमीटर से ज्यादा है, समझ लो ओके आपका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे 250 किलोमीटर है, तो फॉर एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर एक एडिशनल डे और एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब क्या, पहले 200 के लिए एक दिन और ओके आगे हर 200 एडिशनल और पार्ट दे रहा हूं। ओके, और फॉर एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर और पार्ट दे रहा हूं। अब 200 नहीं होगा 50 ही होगा तो आपको एक दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा, ऐसे 2 दिन मिलेंगे। अगर और डायमेंशनल कार्गो होगा तो 20 किलोमीटर्स के लिए एक दिन और फॉर एवरी एडिशनल 20 किलोमीटर्स और पार्ट दे रहा हूं, यहां पे आपको ओके एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब मुझे बताओ ओके अगर आपका अदर देन और डायमेंशनल कार्गो है और आपको जहां गुड डिस्पैच करना है वो 750 किलोमीटर है, अब वो 750 किलोमीटर से मतलब क्या,
तो 750 किलोमीटर्स होगा तो आपको कितने दिन मिलेंगे? हर 200 के लिए एक दिन, तो 3 डेज और 50 एक्स्ट्रा, 150 एक्स्ट्रा है। 3 डेज कैसे? 200 200 200, 3 दिन हो गए, और 150 एक्स्ट्रा है, 150 एक्स्ट्रा है, तो उसका एक दिन और मिल जाएगा, है ना, आपको 4 डेज मिल जाएंगे। ओके, मल्टी मॉडल छोड़ो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यहाँ जाओ, वैलिडिटी पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम एट विच ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड। फर्स्ट डे शैल बी एक्सपायर्ड इन द मिडनाइट ऑफ सक्सीडिंग डे। ई वे बिल आपका 8 आवर्स तक वैलिड रहेगा। ओके, 8 आवर्स के बाद सॉरी वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल मे बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द एक्सपायरी। थोड़ा समझाता हूं तीनों पॉइंट, पहले ये पॉइंट समझ लो। अगर आप 14 तारीख को 10 बजे आपका ट्रक रेडी हो गया, तो 14 तारीख को 10 बजे आपका ट्रक रेडी हुआ, तो एक दिन आपका काउंट होगा। ओके, 14 का पूरा दिन, सुनना, 14 का पूरा दिन यानी 10 बजे से लेके फुल, 15 का भी पूरा दिन, और 15 मिडनाइट 12 AM को, यानी 15-16 की जो मिडनाइट 12 AM है, वहां आपका पहला दिन खत्म होगा। यानी जो आपका पहला दिन है वो 24 आवर्स से ज्यादा हो सकता है। ओके, तो जो जब भी आप ईवे बिल जनरेट करोगे तो आपका पहला दिन कंप्लीट कब होगा? तो पहला दिन कंप्लीट हुआ होगा दूसरे दिन के मिडनाइट। आप सुबह 10 बजे जनरेट करो, 2 बजे जनरेट करो, शाम को जनरेट करो, आपका पहला दिन खत्म होगा दूसरे दिन के मिडनाइट 12 AM को। ओके, 15-16 के मिडनाइट 12 AM को खत्म होगा। ओके, और यहां से फिर अब आगे के डेज चालू हो गए 12 AM टू 12 AM, आगे के डेज चालू हो गए 12 AM टू 12 AM। पहला दिन आपका 24 घंटे से ज्यादा हो सकता है, 24 घंटे से ज्यादा हो सकता है। उसके बाद में आपको जो एक्स्ट्रा डेज हो गए वो 12 AM टू 12 AM स्टार्ट हो गए। नाउ अब आपका ईवे बिल समझ लो एक्सपायर हो रहा है, मतलब क्या कि आपका एक दिन खत्म हो रहा है और आपने 200 किलोमीटर कंप्लीट नहीं किए, 150 किलोमीटर ही कंप्लीट किए। तो अब अगर आपका ईवे बिल खत्म हो रहा है तो आप उसका एक्सटेंशन ले सकते हो विद इन 8 आवर्स, 8 घंटे में आप एक्सटेंशन का रिक्वेस्ट डालोगे कि मेरा 200 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे एक्सटेंशन चाहिए, और आप एक्सटेंशन ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट बेटा, नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ईवे बिल। ईवे बिल कब नहीं चाहिए? अगर मतलब ये केस में आपने ईवे बिल नहीं भी बनाया तो भी चलेगा, इवन दो वैल्यू मोर देन 50,000। ओके, पहला है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट अल्कोहलिक होगा तो ईवे बिल नहीं चाहिए। ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन में ईवे बिल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्वेलरी लेके जा रहे हैं, डायमंड लेके जा रहे हैं, और हमने अपडेट कर दिया कि हम डायमंड लेके जा रहे हैं, पता चल जाएगा कि आप कहां से जा रहे हो। ओके, हो सकता है डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, जो ओके यहाँ पे जिनको लूटना है उनको, हो सकता है। तो ऐसे केस में ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी, उसका ईवे बिल नहीं बनाया जाएगा। करेंसी होगी तो नहीं, पोस्टल बैगेज होगी तो नहीं, पर्सनल गुड्स हो गए आपके, आप रेसिडेंशिप कर रहे हो और पर्सनल गुड्स हो गए तो ईवे बिल नहीं। एम्प्टी कार्गो कंटेनर हो गए, मतलब कंटेनर एम्प्टी हो गए तो ईवे बिल नहीं। ओके, नॉन मोटराइज व्हीकल हो गए, मतलब आप बुलक कार्ट या कैमल से लेके जा रहे हो तो ईवे बिल नहीं। मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हो गए तो नहीं, उनका इंफॉर्मेशन कैसे लीक करेंगे। शेड्यूल 3 के गुड्स हो गए तो नहीं। ओके, और कस्टम सुपरविजन में ट्रांसपोर्टेशन होगा तो नहीं। तो अगर आपको सवाल आया कि कहां का ईवे बिल नहीं, तो फटाफट ये लिस्ट लिखना और मार्क्स ले लेना। ओके, ये लिस्ट लिखना और मार्क्स लेना कि ईवे बिल यहां जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा नीचे आ जाओ, डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड आउट बाय पीआईसी। पीआईसी मतलब पर्सन इन चार्ज। पर्सन इन चार्ज मतलब ओके, जहां तक ट्रक की बात करें तो ड्राइवर, पीआईसी मतलब पर्सन इन चार्ज। ट्रक की बात करें तो ड्राइवर, ओके, रेलवे की बात करें तो ऐसे केस में गार्ड, और एयरक्राफ्ट की बात करें तो पायलट। ओके, तो पर्सन इन चार्ज को जब वो गुड्स लेके जा रहा है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा? ओके, तो पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस शैल कैरी इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, ओके, या डिलीवरी चालान, मतलब जो भी गुड्स लेके जा रहा है उसका इनवॉइस होना चाहिए, या बिल ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, या उसकी चालान होनी चाहिए। इंपोर्ट गुड्स होगा तो बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए। कॉपी ऑफ ईवे बिल भी उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि उसको अगर कहीं पे भी रोका गया तो ये ऑफिसर बोलेगा बता कि तेरे गुड्स है, उसके इनवॉइस बता। सर इनवॉइस नहीं, बिल ऑफ सप्लाई बता, नहीं चालान बता, नहीं बिल ऑफ एंट्री बता, चल बता, प्लस इसका ईवे बिल बता। ओके, तो वो ईवे बिल वहां पे, कॉपी ऑफ ईवे बिल फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या उसका डिवाइस होगा। हो सकता है कि ईवे बिल का डिवाइस लगा दे, आप ट्रक पे डिवाइस लगा दो तो वो डेटा कैप्चर कर लेगा, तो कोई भी इस फॉर्म में चलेगा। नॉट एप्लीकेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल और एयर और वेसल। ये जो डिवाइस है मतलब आरएफआई डिवाइस, ओके, ये आरएफआई डिवाइस रेल और एयर के केस में नहीं रहेगा। ओके, रेल और एयर के केस में कैसे कैच करेंगे? वो हवा में उड़ रहा है और हवा में कैच कर लो डिवाइस से, वो पॉसिबल नहीं है। रेल के केस में भी पॉसिबल नहीं। ये डिवाइस सिर्फ आपको कब लगेगा? तो ये डिवाइस अगर आपको है तो रोड के केस में लगेगा। ओके, इंस्पेक्शन ऑफ ईवे बिल। ओके, हमारा ऑफिसर उसका इंस्पेक्शन करेगा, तो हमारे ऑफिसर के क्या राइट्स है?
और इंस्पेक्शन करते वक्त राइट्स आपके क्या है। समझ लो हमारा ऑफिसर आ गया, ट्रक को रोका, आके वो इंस्पेक्शन करना है, तो हमारे ऑफिसर के क्या राइट्स है और आपके क्या राइट्स है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। देखिए ओके, तो राइट ऑफ कमिश्नर, राइट टू इंटरसेप्ट एनी कन्वेंस, वेरीफाई इवेबल, कोई भी कन्वेंस को रोक सकता है। राइट टू इंस्टॉल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आरएफआई डिवाइस वो कैप्चर कर सकता है, कन्वेंस का वेरिफिकेशन कर सकता है। अगर हमारे ऑफिसर ने वेरिफिकेशन किया तो वो वेरिफिकेशन ओके यहाँ पे ऑनलाइन वो रिकॉर्ड करेगा कि उसने क्या क्या देखा। उसमें दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, जो फॉर्म होगा EWB 03। ओके, इस पार्ट में पार्ट ए में समरी पहले 24 घंटे के अंदर अपलोड कर देगा कि ये देखा, और उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन पार्ट बी में 3 दिन के अंदर वो देगा, जिसको एक्सटेंशन फर्दर 3 डेज है। उसके बाद में आपकी क्या राइट्स है, अगर आपका ट्रक 30 मिनट से ज्यादा रोका गया तो आप भी अपडेट कर सकते हो कि मेरा ट्रक 30 मिनट से ज्यादा रोक लिया गया है। तो अगर किसी ऑफिसर ने 30 मिनट से ज्यादा अगर ट्रक आपका रोका है, कन्वेंस रोका है, और आपने ये अपडेट कर दिया, तो फिर वो ऑफिसर को ये रिपोर्ट देना कंपलसरी हो जाता है। इसका फायदा क्या, इसका फायदा ये कि कोई भी ऑफिसर अननेसेसरी आपका ट्रक नहीं रोक सकता 30 मिनट से ज्यादा। अगर उसने 30 मिनट से ज्यादा रोका तो फिर उसकी भी जिम्मेदारी आती है कि वो उसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा। चलिए, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ ई वे बिल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ई वे बिल क्या कहता है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, अगर हाँ, अगर आपके नाम का ई वे बिल जनरेट हो गया तो विद इन 72 आवर्स बिफोर टेकिंग द डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स विच इज अर्लियर, मतलब 72 घंटा या डिलीवरी लेने के पहले आप ई वे बिल रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आपने रिजेक्ट नहीं किया तो वो एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। मतलब किसी ने अगर आपके नाम का ई वे बिल जनरेट किया तो आपको मैसेज आ जाता है, अगर आपको लगता है कि आपका गुड्स है तो एक्सेप्ट कर लो, मतलब कोई रिप्लाई मत करो, तो वो एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका गुड्स नहीं है और गलती से किसी ने जनरेट कर दिया है तो 72 घंटे के अंदर या गुड्स को रिसीव करने के पहले आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो कि ये मेरा नहीं है। कैंसलेशन ऑफ ई वे बिल, ये सप्लायर को, अगर सप्लायर ने गलती से ई वे बिल बना लिया और उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करना है या उसकी डिटेल्स गलत चलेगी, भाई मैंने ई वे बिल तो बना लिया पर ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, या मुझे ओके यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन चलेगी, तो वो ई वे बिल 24 आवर्स के अंदर कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर उसका कन्वेंस वेरीफाई हो गया ट्रांजिट में तो फिर वो कैंसिल नहीं कर सकता है। नॉन कंप्लायंस ऑफ ई वे बिल आपने कंप्लाई नहीं किए तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1 सेक्शन 22 की, और कॉन्फिस्केशन किया जाएगा। और लास्ट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन ई वे बिल। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि अगर आपने 2 क्वार्टर के कंपोजिशन डीलर के बिल 2 क्वार्टर के रिटर्न नहीं दिए होगे, या 2 टैक्स पीरियड के आपने GST-R1 नहीं दिए होगे, या फिर आपने 2 क्वार्टर के GST-R3 भी नहीं दिए, या 2 पीरियड के क्वार्टर के आपने GST-R1 नहीं दिए, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया, तो अगर आपने रिटर्न्स या फॉर्मेलिटीज नहीं की होगी तो आपका ई वे बिल सस्पेंड किया जा सकता है, फ्रीज किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे रिगार्डिंग टू क्या बेटा, ई वे बिल। चलिए दोस्तों, आई होप ओके ई वे बिल के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। जितने मैंने ओके ई वे बिल में यहाँ डिस्कस किए, मेनली आपको सवाल इस पे आ सकता है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, कब जनरेट करना है, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद में वैलिडिटी क्या होगी, और ये वाला एक पॉइंट कि भाई कैंसलेशन कैसे होता है ई वे बिल। ओके, तो ये वाला देख लेना है। डन, चलो ओके, मजा आया तो यार रुकते हैं। मैं कहले ही कह देता हूं, अब मेरा सेशन इसके बाद डायरेक्ट जो होगा 14 को होगा और रिटर्न चैप्टर लिया जाएगा। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।